हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग्शन एंड चैनल फिक्शन विद फूजोशी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड मुझसे नाराज़ भी होंगे, आपकी कंप्लेंट्स भी होंगी, लेकिन टॉक्सिक लेगेसी का मैं नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बिज़ी थी कुछ दिनों पहले, तो मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, फिर हमारे परिवार में ही मेरी कज़न सिस्टर की शादी थी तो मैं उसमें बिज़ी हो गई थी। एंड अब मैं बिज़ी हूँ अपनी पुरानी स्टोरी को कंप्लीट करने में। जितनी भी मेरी पुरानी स्टोरीज़ हैं, जैसे फेटेड मेट सीज़न 2, साथ ही पेनफुल लव, एक थी माफिया डॉक्टर बनी एंड इन द एंड विनर इज़ लव, साथ ही एक और स्टोरी बची हुई थी, उसका एक पार्ट रह गया था पेनफुल लव, जो शायद मैं जानवर्स फेस्ट के लिए लेकर आई थी, लेकिन उसका एक पार्ट रह गया था। तो मैं उन सबको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ एंड कोशिश कर रही हूँ कि अब जब मैं रेगुलर स्टोरीज डालना शुरू करूँ तो मैं अपने पास इतना स्टॉक रखूँ कि मैं बीच में आपको गैप ना दूँ। तो इसीलिए अगर मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ, स्टोरीज लाने में टाइम लग जाता है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, क्योंकि मैं अब आपके लिए ही कर रही हूँ। मतलब अभी मैं जो थोड़ा गैप ले रही हूँ, तो बाद में मुझे गैप नहीं लेना पड़ेगा, आपको रेगुलर स्टोरीज मिलती रहेगी, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। एंड मेरी एक और रिक्वेस्ट है, मुझे बहुत सारे लोगों ने वन शॉट बनाने के लिए बोला है, कुछ ज़्यादातर जानी है, शानवंगी है और एक दो वांगशन है। तो जिन जिन ने भी मुझे वन शॉट बनाने के लिए बोला है, अगर वो ये स्टोरी सुन रहा है तो प्लीज़ एक बार मुझे रिमाइंडर दे दीजिए, क्योंकि मैं मतलब मुझे थोड़ा याद है कि आपकी स्टोरी कैसी है, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग से निकल गई है, बहुत टाइम हो चुका है। इसलिए प्लीज़ जो भी वन शॉट, मतलब जिसे भी जो जैसा वन शॉट चाहिए, एक बार मुझे कमेंट्स में बता देना। जिन्होंने पहले भी बोल रखा हो वो भी ज़रूर मुझे याद दिला देना कि वो किस तरह का वन शॉट चाहते थे। तो अब आइए हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी कि कब से रियल स्टोरी स्टार्ट है, तो लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी है। तब आइए हमारी रियल स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एंड एक और बात, जिनको भी बीटीएस फिक्शंस पसंद आते हैं या फिर जिनको भी एफबीओ डिज़ायर से रिलेटेड फिक्शंस पसंद आते हैं, तो मेरे इसी चैनल में सिंगर चैनल का लिंक है, तो वहाँ जाकर आप उन एफएफ्स को विजिट कर सकते हो। तो अब आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने ख़त्म किया था वीइंग की क्रूरलिटी से, जहाँ पर वीइंग ने वांगजी को कैद बना कर रखा था। वांगजी जो शादी इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की उस टॉक्सिक वेडिंग को देखा था, जिसमें दोनों को एक दूसरे के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। प्यार की तो बात छोड़ो, रिस्पेक्ट तक नहीं है एक दूसरे में। एंड रिश्ते में अगर प्यार ना हो तो भी रिश्ता चल जाता है, लेकिन अगर रिश्ते में रिस्पेक्ट ना हो ना, तो रिश्ता फिर बहुत दिनों तक चलता नहीं है। तो एंड ईबो के पेरेंट्स में प्यार तो ईबो को कभी दिखा ही नहीं, पर वो रिस्पेक्ट, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए थी, वो भी वो कभी नहीं दिखी। तो वांगजी शुरू से चाहता ही नहीं था कि वो शादी करे, क्योंकि वो अपने फादर को देखकर समझ रहा था कि एक अल्फा कैसा हो सकता है। वो बस कंट्रोल करना जानता है, वो बस डोमिनेंस करना जानता है। वो ओमेगाओं को चाहता है कि ओमेगा उसकी बात सुने, उसी के कंट्रोल में रहे और ओमेगा वही करे, उन्हीं स्तरों पर रहे जिन स्तरों पर अल्फाओं ने उन्हें सेट कर रखा है। उन्हें कहाँ जाना है ये भी अल्फा डिसाइड करेगा, कहाँ नहीं जाना है ये भी अल्फा डिसाइड करेगा, ओमेगा को क्या करना है ये भी अल्फा डिसाइड करेगा, क्या नहीं करना है वो भी एक अल्फा ही डिसाइड करेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई ओमेगा पढ़ रहा है, अगर कोई ओमेगा इन सब झंझटों से निकल कर दूसरी जगह जाना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, तो फिर उसके लिए नई मुसीबतें सामने इंतज़ार कर रही होती हैं। इसीलिए वांगजी कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। उसे अपनी लाइफ में अल्फा चाहिए था ही नहीं। वो बस अपना करियर परस्यू करना चाहता था। वो एक कामयाब डॉक्टर बनना चाहता था, जिससे वो अपना करियर बना सके, साथ ही लोगों की मदद कर सके एंड अपने घर से दूर जाकर ऐसी जगह रह सके जहाँ पर उसे शांति मिले, जहाँ उसे रोज़ अपने माता पिता का झगड़ा न सुनना पड़े। वो यही सोचकर उसने पार्ट टाइम जॉब कर अपनी फ़ीस जमा की थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को इस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसकी मदर को थोड़ा फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि वो इन सब से गुजर चुकी है, लेकिन उसके फादर को बस चाहिए था वादा और थोड़ा सा प्रॉफिटेबल परिवार, जो कि उन्हें मिला वी फैमिली। एंड वी फैमिली मिलने के बाद वांगजी के साथ क्या हुआ ये हमने पिछले पार्ट्स में सुना था। वांगजी लिटरली टूट गया था। उसे अब कुछ करने की, जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी, क्योंकि उसका जो एक एग्ज़ाम था वही क्रैक नहीं कर पाया था। वो लास्ट एग्ज़ाम था, अगर वो हो जाता तो शायद वांगजी आज कुछ और होता, लेकिन वी ने वांगजी की लाइफ को
क्या बना कर रख दिया था। एक इंसान, गहरी सांसें, पसीने से लथपथ शरीर, आंखों में आंसू एंड कांपते हुए शरीर के साथ वो उठकर बेड पर बैठ के वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था। इतनी गहरी सांसें ले रहा था कि उसकी अपनी आंखें खोलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसका शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा, उसकी बॉडी कांपना बंद करने लगी, आंखों के आंसू रुकने लगे, तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन किया। जब उसने अपनी आंखों को खोला तो एक बार के तो उसे लगा ही नहीं कि वो कहाँ है, क्योंकि जहाँ पर अभी वो है ये बेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जिस बेड पर वो सोता है उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट है। साथ ही ये रूम उसका नहीं है, इस रूम का डेकोर पूरा ही ब्लैक है, ब्लैक एंड ग्रे है, जबकि उसके रूम का डेकोर वाइट है जिन पर क्लाउड्स की ड्राइंग्स बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ सा इंटीरियर ब्लैक है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है, वो यहाँ कहाँ है। वो यही सोच रहा था, तभी उसे बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई दी और जब उसने उस दिशा में देखा तो वहाँ से भूषण निकल कर बाहर आ रहा था, जिसने फॉर्मल सूट पहन रखा था, ऑफिस सूट। उसके बाल भी सही थे एंड शायद वो अपने कुछ फाइल्स लेकर बाहर आ रहा था। सॉरी, बाथरूम में से फाइल कैसे लेकर आएगा, वो शायद फ्रेशन अप होकर बाहर आया होगा या फिर कुछ अपना रूटीन करने के लिए गया होगा। लेकिन जब वो बाहर आया था तब वो पूरा ड्रेसअप था और जैसे ही वो घूमा तो उसने वांग जी को बेड पर बैठा देखा और ये देखकर वो थोड़ा सा मतलब झेप गया कि वांग जी ऐसे क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे एंड उसके पूरे फेस पर पसीने की बूंदें थी। तो भूषण को समझ में नहीं आया कि आखिर वांग जी ऐसे क्यों बैठा है, इसलिए वो थोड़ा अपने कदम को बढ़ाकर वांग जी के पास गया। वो ज़्यादा उसके पास नहीं गया था, क्योंकि जैसे ही उसके पास गया और उसने अपने हाथ को वांग जी की तरफ बढ़ाने की कोशिश की तो वांग जी थोड़ा सा हट गया, झुक गया दूसरी तरफ, क्योंकि उसे नहीं पसंद किसी का टच, ऊपर से किसी एल्फा का तो उसे टच बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और ये देखकर विंग ने अपने हाथ को पीछे कर लिया। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम उठ गए? तो अभी तक कितनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी, तुम थोड़ा और सो सकते थे। क्या हुआ, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा, तुम ऐसे काँप क्यों रहे हो? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा, क्योंकि जिस विंग को उसने अभी सपने में देखा था वो विंग एंड उसके सामने जो विंग खड़ा हुआ था वो बिल्कुल अलग था। क्योंकि जो उसने सपना देखा था उसमें तो जैसे ही उसकी नींद खुली थी विंग उस पर चिल्ला रहा था, लेकिन यहाँ विंग उसके बारे में पूछ रहा है। वांग जी कन्फ्यूज था कि हो क्या रहा है, रियलिटी ये है या फिर वो सपना देख रहा है या फिर वो सपना था जिससे अभी भी वो उठा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसे एक चीज़ याद आई, जब वो सुबह लेट उठा था वेडिंग नाइट के दूसरे दिन, तो वुशेन उस पर गुस्सा हुआ था। उसने कैसे कहा था कि वो इतने लेट तक कैसे सो सकता है। इसलिए वो वांग जी ने वुशेन की तरफ देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है लेट हो गया। डोंट वरी, मैं अभी तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना दूंगा एंड मैं अभी तुम्हारा ब्रेकफास्ट बना दूंगा, मुझे बस 5 मिनट लगेंगे फ्रेशन अप होने में। मैं भी वो कराता हूँ। ये बोल कर वो खड़ा होने वाला था, लेकिन तभी वुशेन ने कहा, ब्रेकफास्ट तुम क्यों बनाओगे, घर में मेड्स हैं एंड वैसे ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर माँ बनाती है, तो तुम्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कब कहा कि तुम्हें उठकर मेरा ब्रेकफास्ट बनाना है। मैं बस तुमसे इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे लगा कि तुमने कोई बुरा सपना देखा है। तुम आराम से तैयार हो, कोई जल्दी नहीं है, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, हम दोनों साथ ही नीचे चलेंगे, ओके। ये सुनकर वांग जी ने भूषण की तरफ देखा, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका जो माइंड था वो मिक्स्ड अप था थॉट्स से लेकर। वो बस उठा, बाथरूम की ओर चला गया और जहाँ बाथरूम में जाने के बाद उसने खुद को मिरर में देखा। वांग जी ने अभी भी वही कल रात जो उसने रोब्स चेंज किए थे वो उन्हीं कपड़ों में था, लेकिन उसके बाद तो बहुत सारा टाइम बीत चुका था। तो अब वो इन कपड़ों में कैसे हो सकता है। वांग जी यही सब सोच रहा था। उसके माइंड में लिटरली पेन हो रहा था, उसका सिर बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा था। लेकिन फिर वांग जी जल्दी से फ्रेशन अप हुआ। उसी बाथरूम से लगकर एक क्लोजेट होता है, वॉकिंग क्लोजेट जैसा कि रूम में ही बहुत सारे कपड़े थे। तो वांग जी उसी बाथरूम से उस वॉकिंग क्लोजेट की तरफ गया। पहले तो वांग जी को दिखा नहीं था, लेकिन जब उसे दिखा कि बाथरूम को एक ग्लास वॉल से सेपरेट किया गया है, उसके अंदर ही बाथरूम का जितना भी आइटम होता है वो सभी वही है और उसी से
जुड़कर, दूसरी तरफ पूरे कपड़े हैं वूशियान के और वांग जी के। क्यों कल रात मिसिस बी ने कहा था कि वांग जी कपड़े उसे उसके रूम में पहुंचा दिए गए, तो वांग जी वहाँ गया। जब वो वहाँ पर गया तो लिटरली ही वाज शॉक्ड, क्योंकि वहाँ कपड़े थे, वहाँ पर पूरा शोरूम था। एक शेल्फ थी जिसमें लिटरली पूरी शर्ट्स थी और सभी शर्ट्स एक्सपेंसिव लग रही थी। एक शेल्फ में पेंट्स थी, एक में एक्सपेंसिव सूट थे पार्टी वेयर के लिए या फिर किसी फंक्शन में जाए उसके लिए। एक शेल्फ थी जिसमें ओनली बेल्ट्स थी, एक शेल्फ में परफ्यूम्स थे, एक शेल्फ में पूरी वॉचेस थी। अब वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वॉकिंग क्लोजेट में आया है फिर वो पूरे किसी शोरूम में आ चुका है, क्योंकि वो चीज़ें भी एक दो नहीं थी, बहुत सारी थी। ये देखकर वांग जी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर उसने देखा कि और सबके तो ग्लास डोर हैं, मतलब वूशियान के जितने भी कपड़े हैं उनके ग्लास डोर है, बस एक ही डोर है जहाँ जो कपड़े उसे वूशियान के नहीं लग रहे हैं, जो उसे अपने लग रहे हैं। वैसे जब उसकी शादी हुई थी तो उससे पहले मिसेस वी ने बहुत सारी ड्रेसेस वांग जी के लिए ऑलरेडी सिलवा कर रखी थी। तो वांग जी को उन्हीं ड्रेसेस में अपने कुछ ड्रेसेस दिखी, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि हाँ ये उसी के कपड़े हैं। वांग जी उन कपड़ों में से देखने लगा कि उसे क्या पहनना है। उसने एक वाइट कलर की पैंट पहनी, ऊपर उसने एक वाइट शर्ट, ऊपर से उसने एक बेबी पिंक कलर का स्वेटर पहना, जिसमें वो लिटरली बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बिल्कुल किसी स्नो बेबी की तरह, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जब उसने अपने बाल बना लिए एंड उसके बाद उसने अपने क्लोजेट में ही कुछ रखा था, उसे याद है। जब उसने उस क्लोजेट को देखा तो वहाँ पर उसका वो एडमिट कार्ड रखा हुआ था जहाँ उसे एग्ज़ाम देने जाना है, और उस पर डेट भी साफ साफ लिखी हुई थी। लेकिन वहाँ उसने सोचा कि अब क्या ही मतलब है इस डेट का, क्योंकि डेट निकल चुकी है, उसने अभी तक इसे संभाल कर क्यों रखा है, उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब वो बाहर गया, जैसे ही उसने बाथरूम का डोर ओपन कर वो बाहर गया, वूशियान जो कि वांग जी का ही वेट कर रहा था। सुबह सुबह का बिहेवियर वांग जी का उसे थोड़ा समझ में नहीं आया, पर उसे लगा कि वांग जी के लिए सब नया है, तो शायद वांग जी डरा हुआ हो गया, फिर अनकंफर्टेबल होगा। अभी एक दिन भी तो पूरा नहीं हुआ है वांग जी को यहाँ पर आए हुए, तो वांग जी को टाइम लगेगा, वो सेटल हो जाएगा। और यही सोच कर कुछ काम कर रहा था, तभी बाथरूम का डोर ओपन होने की आवाज़ सुनाई दी। एंड जैसे ही वांग जी बाहर आया तो वूशियान बस वांग जी को ऐसे देख रहा था जैसे वूशियान ने कोई प्रीशियस चीज़ देख ली हो, और देखे भी क्यों नहीं, क्योंकि वांग जी लगी इतना प्यारा रहा था। वांग जी के वो मासूम सा फेस, जिसके ऊपर वांग जी ने जो ड्रेस पहन रखी थी वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी कि वांग जी एक वक्त पर क्यूट भी लग रहा था, प्यारा भी लग रहा था, मासूम भी लग रहा था, साथ ही बहुत हॉट भी लग रहा था। क्योंकि वांग जी की एक आदत है, जब भी वो नर्वस होता है वो अपने लिप्स को बाइट करता है। एंड ये सिनेरियो विंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वो जब उसने पहली बार वांग जी की फ़ोटो देखी थी तब से ही वो वांग जी को पसंद करता है। जब उसके पेरेंट्स उसके लिए ये रिश्ता लेकर आए थे, जब उसके पेरेंट्स ने उसे बताया था कि उसकी शादी लेन फैमिली के बड़े बेटे से होने वाली है, तो वो गुस्से में था कि उसके पेरेंट्स कैसे अब उसके ग्रैंड पेरेंट्स की बात को उस पर थोप सकते हैं। उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने पता नहीं कब ये बात कही होगी, अब 21st सेंचुरी में वो अपने दादा दादी के रिश्तों से, अपने दादा दादी के वादों से थोड़ी ना शादी करने वाला है। लेकिन जब मिसेस वी ने उसे वांग जी की तस्वीर दिखाई थी तब उसने जाकर हाँ कहा था, और तब जाकर उसका गुस्सा शांत हुआ था। एंड अब जब वो वांग जी को सामने देख रहा है तो लिटरली हिज बॉडी इज रिएक्टिंग इन ही डोंट नो व्हाट टू डू, ही वाज स्टेयरिंग एट लंजा। विंग इतना ज़्यादा खो गया था कि वो वांग जी को और नर्वस फील करवा रहा था। वांग जी को लगा था कि जब वो बाहर आएगा तब तक विंग जा चुका होगा, आखिर विंग उसके लिए इंतज़ार ही क्यों करेगा। लेकिन वहाँ पर विंग उसका वहाँ पर इंतज़ार कर रहा था। ये चीज़ वांग जी के लिए लिटरली बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो चीज़ वो सोच कर आया था, जो चीज़ अब तक हो रही थी, उसके लिए तो ये सब नया ही था। एंड ऊपर से विंग जिस तरह से उसे देख रहा था वो नर्वस हो रहा था, जितना वो नर्वस हो रहा था उतना ही अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। एंड अब जब वांग जी को लगा कि उसके लिप्स ब्लीड कर जाएंगे तो उसने अपनी नज़रों को उठाकर वूशियान की तरफ देखा, और जैसे ही उन दोनों की नज़रें मिली तो वूशियान होश में आया और उसने खड़े होते हुए कहा तुम तैयार हो गए, तुम नीचे चले। ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया। उसके बाद वांग जी और वूशियान रूम से बाहर निकले, और अब वांग जी ने उस मतलब जो गैलरी थी उसको साफ देखा था, क्योंकि जब वो रात का आया था तो उसका दिमाग इतना नहीं था कि वो आसपास देख सके। उनका रूम
सेकंड फ्लोर पर बस वो एक ही रूम था, उसके आसपास कोई भी रूम नहीं था। वो बस अकेला इतना बड़ा रूम था। जब वो नीचे गए तो फर्स्ट फ्लोर पर मिस्टर एंड मिसेस वी का रूम था, साथ ही कुछ 2-3 रूम खाली थे। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर गए तो वहीं पर किचन था एंड डाइनिंग टेबल थी जहाँ, और जैसे उन लोग नीचे गए तो मिस्टर एंड मिसेस वी सोफे पर बैठे हुए थे। एंड जैसे उन दोनों ने उनके कदमों की आवाज़ें सुनी तो मिसेस वी ने सीढ़ियों की तरफ देखा। वांग जी को आते हुए देखकर उनके फेस पर बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। वो खड़ी हुई और उन्होंने वांग जी के पास आते हुए कहा, वांग जी बेबी तुम कितने प्यारे लग रहे हो, तुम्हें मेरी नज़र ना लग जाए। ये बोलते हुए उसने वांग जी को हक कर लिया। और ये इंटरेक्शन वांग जी के लिए नया था। उसे ये ऑकवर्ड नहीं लग रहा था, मतलब उसे ये गलत नहीं लग रहा था, उसे ये बुरा नहीं लग रहा था, बस थोड़ा सा वो ऑकवर्ड था क्योंकि वांग जी को आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। उसे याद तक नहीं है कि उसकी माँ ने उसे पिछली बार कब हग किया था कंफर्ट करने के लिए, या फिर किस खुशी में दुख में कब हग किया था, कभी उसे याद ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर मिसेस वी उसे हक कर रही थी। लेकिन यही तो मिसेस वी थी जो उससे ये कहा करती थी कि ये वांग जी का घर नहीं है, ये वांग जी का इन लॉज का घर है, तो वांग जी को थोड़ा लिमिट में रहना पड़ेगा। पर यहाँ मिसेस वी जिस तरीके से कर रही थी, वांग जी को अपने दिल में वार्मथ फील हो रही थी। और मिसेस वी जब अलग हुई तो उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में बहुत प्यारे लग रहे हो, और तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए? मैंने वुशियान को कहा था कि तुम्हें सोने दे, क्या इसने तुम्हें उठा दिया? ये सुनकर वुशियान ने कहा, माँ मैंने नहीं उठाया, मैं जब तैयार होकर बाहर निकला तो वांग जी पहले ही उठ गया था। मैंने कहा भी इसको कि ये सो जाए, लेकिन इसने मेरी सुनी नहीं, ये जल्दी उठकर नीचे आ गया। इस पर मैडम ही ने कहा, मैंने तुमसे इतना लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं माना है। वैसे भी अगर तुम मुझसे बातें करोगे तो मेरा बेबी मुझसे कब बात करेगा? तो अब तुम और तुम्हारे फादर तुम दोनों बैठकर बिजनेस की बातें करो, क्योंकि अब तो मेरे पास मेरा कंपेनियन है, ये मेरे साथ बातें करेगा। समझ में आया तुम्हें? जब मैं तुम लोगों को बोलती थी कि मैं अकेला फील करती हूँ घर पर, मेरे साथ जल्दी आ जाया करो, लेट जाया करो, मुझसे बातें किया करो, तब तो तुम लोगों के पास काम था। और अब जब मेरा बेबी आ गया तो अब तुम्हें मुझसे बहुत लंबी लंबी बातें करनी है। जाओ तुम दोनों अपनी मीटिंग्स में जाओ, मुझे तो अपनी बेबी से बात करनी है। ये बोलते हुए वांग जी को डाइनिंग टेबल पर ले गए थे। ये सुनकर विंग ने अपने फादर की तरफ देखा जो बस अपने कंधों को उठा रहे थे कि वो क्या कर सकते हैं। उसके बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे। जैसे ही वो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे तो विंग वांग जी के पास था एंड वांग जी के पास मिसेस वी थी। मिसेस वी के पास ही हेड चेयर पर मिस्टर वी बैठे हुए थे। जब वांग जी वहाँ पर बैठा तो जैसे ही उसने अपनी प्लेट रखी और वो कुछ लेने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही मिसेस वी ने वांग जी प्लेट में सैंडविच रखते हुए कहा, बेबी ये ट्राई करो, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी फेवरेट डिशेस नहीं पता थी, वो कहना मेरे दिमाग में से निकल गया था, लेकिन मैंने अब तुम्हारी माँ को सुबह ही फ़ोन किया था, उनसे पूछा था कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, तो मैंने वही सब बनाया। और साथ ही चेन्नई से भी मेरी बात हुई थी तो उसने भी मुझे बताया कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, तो आज पूरा दिन सब कुछ तुम्हारे पसंद का बनेगा। ये सुनकर वांग जी ने मैडम की तरफ देखा। आज तक उसके घर में उसकी पसंद किसी ने नहीं पूछी। वो था जो सबकी पसंद पूछा करता था, या फिर कभी जब वो खाना बनाता था वो सबकी पसंद का खाना बनाता था, लेकिन उसमें उसकी कभी कोई पसंद नहीं हुआ करती थी, वो बस सबकी पसंद का बनाया करता था। आज मिसेस वी ने उसकी पसंद का बनाया था तो वांग जी को नहीं समझ में आ रहा था वो क्या करे। उसने बस मिसेस वी की तरफ देखा और कहा, थैंक यू। इस पर मिसेस वी ने कहा, वांग जी क्या तुम मुझे अपना परिवार नहीं मानते? क्या तुमने अभी तक मुझे अपनी माँ नहीं माना है? तो क्या अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना बनाती तो तुम उन्हें थैंक यू बोलते, तो तुम मुझे क्यों थैंक यू बोल रहे हो? और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हारे लिए जो भी करूँगी मुझे उसके लिए थैंक यू नहीं चाहिए। ये सब मैं आशान के लिए भी करती हूँ तो वो मुझे थैंक यू नहीं बोलता। आशान जिस तरह मेरा बेटा है तुम भी मेरे बेटे हो, तो आज के बाद मुझे फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने बस हल्का सा नोट किया। उसके बाद मिसेस भी रख रही थी और ये देखकर कोई तो था जो जेलस हो रहा था, विंग, जिसने सोचा था कि वो अपने हस्बैंड के साथ एक लवी डवी सा ब्रेकफास्ट करेगा, वो उसे शेयर करेगा, उसे कहेगा कि वो उसे शेयर करे, लेकिन यहाँ पर तो उसकी माँ उसे छोड़ ही नहीं रही है उसके हस्बैंड को। ये देखकर विंग को ऐसा लग रहा था कि क्या यार, उसने शादी नहीं की है क्या, उसकी माँ ने शादी कर ली है। लेकिन फिर उसका जो अल्फा था वो अंदर से ही जेलस हो रहा था। उसने भी अपने पास से कुछ डिशेस उठाए और उसको वांग जी की प्लेट में रखा। तभी मिस्टर वी की आवाज़ सुनाई दी, आज तुम दोनों वांग जी के मतलब उसका पेट भर कर फोड़ना चाहते हो? उसके पेट में जगह तो छोड़ो, नहीं तो उसे सुबह उठने के साथ ही वापस नींद आ जाएगी ब्रेकफास्ट को कर कर। एंड माई क्वीन,
तुम अपने सनंदे को तो खाना खिला रही हो, थोड़ी मेहरबानी अपनी मेरे ऊपर भी कर दो, देखो मेरी प्लेट खाली है। इस पर मिसेस वी ने मिस्टर वी की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, अब तक तो तुम दोनों निकल भी जाते हो, तब भी तो अपना ब्रेकफास्ट अकेले ही करते हो ना, मेरा कहाँ वेट करते हो तुम। तो चुपचाप अपना अपना सर्व करो। और विंग, वांग जी को मैं सर्व कर रही हूँ, चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करो, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना मीटिंग्स के लिए, है ना बेटा। ये सुनकर विंग ने कहा, माँ। इस मिसेस वी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अब चुपचाप जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और वांग जी लेट हो जाएगा। ये सुनकर वांग जी को नहीं समझ में आया कि मिसेस वी ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन फिर से वो लोग बातें करने लगे तो वांग जी को पूछने का मौका नहीं मिला और उन लोगों ने एक फैमिली ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। उन लोगों ने तो क्या, फैमिली में तो होता है, लेकिन वांग जी ने पहली बार उसकी लाइफ में, उसकी एंटायर लाइफ में उसने एक ऐसा ब्रेकफास्ट किया था जो बिना किसी फैसलों का था, बिना किसी डिस्टर्बेंस के था, बिना किसी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स के का था। वीइंग और मिसेस वी एक दूसरे को टीज कर रहे थे। वीइंग भी बिल्कुल किसी बेबी की तरह बिहेव कर रहा था उसकी माँ के साथ। साथ ही मिस्टर एंड मिसेस वी जो थे वो भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे वो कॉलेज के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पति पत्नी ना हो और उनका लिटरली 25-26 साल का बेटा ना हो। वो लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे। ये माहौल इतना ज़्यादा खुशनुमा था कि वांग जी को ऐसा लग रहा था कि वो रिलेट नहीं कर पा रहा है इस माहौल से, इन सब से, क्योंकि उसने बचपन से एक ऐसा माहौल देखा है जहाँ पर डाइनिंग टेबल सुकून का जरिया नहीं हुआ करती थी। डाइनिंग टेबल जरिया होती थी सारे घर वालों का एक साथ आने का, साथ ही फिर उसके फादर का उन लोगों पर फैसला सुनाने का, उससे उसकी मदर का ऑफेंड होने का, एंड फिर उन दोनों के झगड़े का। और नॉर्मली उनके घर में ब्रेकफास्ट होता ही नहीं था, कोई ना कोई गुस्से से उठकर हमेशा वहाँ से चला जाया करता था। हनुमान जी बस बैठकर वहाँ पर तमाशा देखा करता था। लेकिन आज जब वो ये सब देख रहा है तो उसे ऐसा लग रहा है कि शायद उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस किया है, इसमें उसकी क्या गलती है। लेकिन जब एक ब्रेकफास्ट एंड हुआ तो वांग जी डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स को उठाकर किचन में रखने जा रहा था, लेकिन तभी मिसेस वी ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, वांग जी तुम ये सब क्यों करोगे, तुम एक सेकेंड, विंग तुमने सारी तैयारियां कर ली है ना। इस पर विंग ने कहा, हाँ माँ मैंने तैयारियां कर ली हैं, आपको इतना निकम्मा लगता हूँ। इस पर मिसेस वी ने बस आके रोल कर कहा, वांग जी मैं तुम्हारा लंच पैक कर दिया है एंड ऑल द बेस्ट बेटा। आज मुझे सुबह ही पता चला, विंग ने बताया कि आज तुम्हारा मेडिकल का लास्ट एग्ज़ाम है। वैसे तो मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तो तुम ना शांति से पेपर लिखना एंड ऐसा मत सोचना कि अगर तुम पेपर में फेल हो गया फिर तुम्हें कुछ आया नहीं तो कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तुम्हारे साथ हम खड़े हैं, तुम्हारा पेपर कैसा भी जाए तुम आकर हमें बता सकते हो और हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ओके। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर करना, इतना मुझे भरोसा है कि मेरा बेटा इतना तो कर लेगा, है ना वांग जी। ये सुनकर वांग जी ने मिसेस वी की तरफ देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम तो निकल गया था ना। तो फिर उसने मिसेस वे की तरफ देखते हुए कहा, डेट क्या है आज। ये सुनकर मिसेस वी ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जिस तरह से थोड़ा सा टेरिफाइड लग रहा था तो उसे लगा कि शायद शादी के चक्कर में वांग जी भूल गया होगा डेट को। मिसेस वी ने कहा, बेबी आज 14 नवंबर है, क्यों क्या हुआ, आज तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, मुझे आशय ने बताया सुबह। ये सुनकर वांग जी ने कहा, 14 नवंबर, ये तो वो तारीख है जब मेरा एग्ज़ाम, आज मेरा एग्ज़ाम होने वाला है, पर मेरा एग्ज़ाम हुआ कहाँ था, ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तभी विंग ने आगे आते हुए कहा, वांग जी लगता है तुम शादी की वजह से भूल गए होगे, लेकिन डोंट वरी, मैंने सारी तैयारियाँ करती हैं एंड सुबह चेन्नई का तुम्हें फ़ोन आया था, उसने कहा कि उसे अर्जेंटली सुबह एक मिशन पर जाना होगा, इसलिए वो आज नहीं आ सकता, तो आज तुम मेरे साथ चलोगे, ओके। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा एंड फिर मिसेस वी की तरफ देखा। फिर मिसेस वी ने वांग जी के हाथ में एक लंच बॉक्स रखते हुए कहा, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, आई नो तुम्हारा एग्ज़ाम है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो तुम शांति से बैठकर पहले लंच करोगे, क्योंकि देखो तुम कितने ज़्यादा थिन हो और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी इतना कमज़ोर हो, तो तुम
एग्ज़ाम के बाद सीधा लंच करोगे, उसके बाद तुम वापस घर आ सकते हो। ओके। और अगर तुम्हें घर अगर तुम घूमना चाहते हो तो तुम आशियान को बुला सकते हो। आशियान, तुम ईबो को, वांग जी को अपना नंबर दे देना ताकि ये तुम्हें कॉल कर सके। ओके। अगर ये घूमना चाहता है तो तुम मुझे बाहर घुमा लेना। वैसे भी तुम्हारी नई नई शादी हुई तो अभी तुम लोग न्यू कपल हो तो घुमा करो। ये सुनकर वांग जी ने मिसेस वी की तरफ देखा और फिर उसने अपनी नज़रों को हल्का सा उठाकर विंग की तरफ देखा जो उसी की तरफ देख रहा था। तभी विंग ने कहा, वांग जी हमें चलना चाहिए, हमें एग्ज़ाम पर टाइम से पहले पहुंचना होगा। ओके। इस पर वांग ने बस नोट किया और तुरंत अपने रूम में चला गया। जब वो अपने रूम में गया तो उसने बैग निकाला, उसमें अपना जितना भी नेसेसरी चीज़ें थी वो सभी रखी, साथ ही मिसेस वी का लंच भी रखा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था जब उसे कोई लंच दे रहा था। वांग जी की लाइफ में भी इतनी चीज़ें बदल रही थी कि वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन पर रिएक्ट कैसे करे। जैसे वांग जी तैयार होकर नीचे आया तो वूशेन ऑलरेडी लिविंग रूम में बैठा हुआ था। जैसे वो नीचे आया तो वांग जी ने कहा, मैं तैयार हूँ। उसने मिसेस वी की तरफ देखते हुए कहा था। वो विंग की तरफ अभी भी नहीं देख रहा था और ये देखकर मिसेस वी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सारा सामान रख लिया है ना वांग जी? तुमने कोई भी चीज़ भूल जाओ तो विंग को बता देना, मैं ड्राइवर के साथ भेज दूंगी, लेकिन तुमने याद से रख लिया है ना? वांग जी ने बताते हुए कहा, हाँ मैंने सब रख लिया है। इस पर मिसेस वी ने वांग जी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ऑल द बेस्ट, तुम अब बेस्ट ही दोगे। इस पर वांग जी ने नोट किया। उसके बाद मिस्टर वी भी आ गया और उन्होंने वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, हम तुम्हारा यहाँ पर वेट करेंगे वांग जी, अच्छे से एग्ज़ाम देना। ओके। एंड भूलना मत, एग्ज़ाम कैसा भी जाए, एग्ज़ाम ही तो है, दोबारा दे लेंगे। हम सब तुम्हारे साथ यहाँ पर खड़े हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पर वांग जी ने मिस्टर वे की तरफ देखा और नोट किया। उसकी आंखें हल्की सी नम हो रही थी क्योंकि उससे कभी अपना फादर लव नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। उसके फादर ने, वांग जी को याद तक नहीं है कि उसके फादर ने उसके सिर पर हाथ कब रखा था। ये बोल कर कि वांग जी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए खड़े हुए हैं। नहीं, वांग जी को ये सब याद तक नहीं था। और अब ये देखकर वांग जी की आंखें नम हो रही थी, लेकिन इससे पहले कि वांग जी की आंखें और नम हो पाती, विंग ने उन दोनों के पास आते हुए कहा, अब तुम दोनों उसे लेट कर दोगे वांग जी, अब हमें चलना चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया और वो दोनों अब घर से निकल चुके थे। जब वो लोग बाहर गए तो ड्राइवर वांग जी के लिए गेट सबसे पहले वांग जी अंदर जाने वाला था तो ड्राइवर गेट खोल कर खड़ा था, लेकिन तभी विंग ड्राइवर के पास गया, उसने ड्राइवर को ग्लेयर किया जिससे कि ड्राइवर ऑलरेडी वहाँ से हट चुका था। एंड ये देखकर वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, लेकिन विंग ने फिर उस डोर को ओपन किया वांग जी के लिए। और ये देखकर वांग जी थोड़ा सा शॉक हो गया, लेकिन फिर वो गाड़ी के अंदर चला गया। उसके बाद विंग खुद चला गया और विंग के दरवाजे को ड्राइवर ने बंद किया था। आखिर वो भी इतनी बड़ी कंपनी का CEO है, कुछ तो रिस्पेक्ट उसकी भी है। जब वो लोग अंदर थे तो ज़्यादा कुछ बातें हो नहीं रही थी, क्योंकि विंग इतना तो समझ गया था कि वांग जी इस शादी से या फिर उनके बॉन्ड से अभी तक कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो शादी में भी देख पा रहा था कि वांग जी थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा था। एंड सुबह से ही उसने जो एक्शंस वांग जी के देखे थे, चाहे वो बेड में हो जाए, चाहे वो विंग से बात करते टाइम हो, चाहे वो मिसेस वी से बात करते टाइम हो, तो विंग को कुछ तरह ऐसा ही लग रहा था कि वांग जी का या तो मूड नहीं है या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है। एंड विंग ऐसा पर्सन नहीं है जो जल्दबाजी करेगा, वो अपने ओमेगा को फुल छूट देगा ताकि वांग जी कंफर्टेबल उसके साथ हो सके, बिकॉज ही डोंट वांट देख वांग जी, वो वांग जी को खुद पर फोर्स नहीं करना चाहता, क्योंकि अल्फाज का नेचर ही अपने ओमेगा पर क्लेम करना होता है। अगर विंग चाहता तो फर्स्ट नाइट में वांग जी क्लेम कर सकता था, क्योंकि अब वांग जी उसका ओमेगा है, लेकिन विंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब वो शाम को अपने उस मीटिंग से रूम में आया था तो उसने देखा था कि वांग जी सो रहा है। उसके फेस को देखकर लग रहा था कि वांग जी लिटरली टायर्ड हैं। तो उस रात विंग भी वांग जी के पास उसी बेड पर सोया था, लेकिन वांग जी से दूर सोया था, क्योंकि वो नींद में भी वांग जी को भी उसके बिना परमिशन के टच नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वांग जी थोड़ा दूर ही सोया था। अभी जब वो लोग यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे जहाँ ईबो का वांग जी का एग्ज़ाम होने वाला था, तब भी वो लोग चुपचाप ही बैठे हुए थे। अब विंग को कुछ तो बात करनी थी, क्योंकि अगर वो पहल नहीं करेगा तो शायद उनका रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा तो मैं तुम्हारा बाहर वेट करूँगा। ओके। ये सुनकर वांग जी ने भूषण की तरफ देखा और बस नोट किया। अब फिर से उस गाड़ी में साइलेंस हो गया था, क्योंकि भूषण नहीं समझ में आ रहा था कि उसे क्या बोलना चाहिए। गाड़ी चल रही थी और वांग जी गाड़ी से बाहर देख रहा था। तभी वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, चेन यू ने ऐसे क्यों कहा कि वो नहीं आ सकता? इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, उसने कहा था कि वो मुझे एग्ज़ाम दिलाने आ जाएगा अगर वो फ्री होगा तो।
ये सुनकर वुशियान ने बस नोट किया और कहा सुबह उसका कॉल आया था तो उसमें बहुत गिल्ट लग रहा था और एग्ज़ाम के बाद तुम उससे बात कर लेना, ओके। इस पर वांग जी ने बस नोट किया। और वो ऊशियान को नहीं सुना वो क्या बोले, क्योंकि अभी वो वांग जी के बारे में कुछ जानता भी नहीं और ऐसी सिचुएशन है ही नहीं कि वो वांग जी से कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछे, क्योंकि वांग जी को एग्ज़ाम देना तो उसका दिमाग शांत होना चाहिए। लेकिन क्या वांग जी का दिमाग शांत था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वांग जी का दिमाग घास फूस की तरह उलझा हुआ था। अभी हो क्या रहा है, सच्चाई वो है या फिर सच्चाई ये है, या फिर ये सपना है, या फिर वो सच्चाई है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एक पल के लिए वो शहर की पर्सनैलिटी क्या थी, मिस्टर मिसेस वी की पर्सनैलिटी क्या थी, दूसरी बिल्कुल ही जैसे कोई सिक्का चेंज होता है बिल्कुल ही वैसे ही चेंज हो चुका है कि वी इतना पोलाइटली उसके साथ बिहेव कर रहा है, मिसेस वी उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही है। आंग जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो टाइम के साथ चल रहा था। उसका एक सपना पूरा हो रहा था, भले ये सपने में ही सही, लेकिन पूरा हो रहा था तो आंग जी से ज़रूर पूरा करेगा। अब जब वो लोग यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गए थे तो वांग जी ने विंग की तरफ देखा, जिसे परमिशन मांग रहा है उतरने की, क्योंकि अभी विंग नीचे नहीं उतर सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर आए हुए थे। अगर विंग नीचे उतरेगा तो मीडिया उन्हें हर जगह ही फॉलो करती है। विंग अभी भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बनना चाहता, साथ ही वो वांग जी को अनकंफर्टेबल फील नहीं करना चाहता। इसलिए उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ऑल द बेस्ट देना, और जैसे ही तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म होगा मैं तुरंत तुम्हें यहाँ पर लेने आ जाऊँगा, तुम्हें 1 सेकंड का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। इस पर वांग जी ने नोट किया। फिर वांग जी उस गाड़ी का डोर ओपन करता है एंड वहाँ से नीचे उतर जाता है। और फिर विंग थोड़ी देर रुक कर वहाँ से चला जाता है। जैसे वांग नीचे उतरता है तो एक चीयरफुल सी आवाज़ सुनाई देती है, वांग जी ब्रो, वांग जी इधर इधर इधर। ये सुनते हुए वांग जी दूसरी तरफ घुमा तो वहाँ पर नेहो सांग खड़ा हुआ था, जो उसे वेव कर रहा था अपने पास बुलाने के लिए। वह देखकर वांग जी उसके पास चला गया तो उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशंस, वैसे तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। इस पर वांग जी ने हुईसांग की तरफ देखा और कहा, अभी एक ही दिन हुआ है हुईसांग, मैं तुम्हें क्या बताऊँगी लाइफ कैसी चल रही है। इस पर हुईसांग ने कहा, ठीक है, पर वांग जी हम दोनों ने अगर ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो हम दोनों फाइनली डॉक्टर बन जाएंगे। दोनों की मेहनत हमारी रंग लाएगी वांग जी। ये सुनकर वांग जी फेस पर हल्की सी स्माइल थी, क्योंकि ये उसका सपना है एंड कौन खुश नहीं होगा जब उसका सपना पूरा होगा। वांग जी को एक पल के लिए लगा था कि उसके सपने टूट गए हैं, उसकी लाइफ का अब कोई मतलब ही नहीं रहा है, लेकिन शायद भगवान ने उसे फिर से दूसरा मौका दिया है तो इस मौके को वो गंवाना नहीं चाहता। इसलिए उसने जब उनका एग्ज़ाम का टाइम हुआ तो एग्ज़ाम देने के लिए चला गया था। लिटरली 3 से 4 घंटे का वो एग्ज़ाम हुआ था एंड दे बोथ वर एग्जॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे थे। लेकिन वांग जी ने शांत दिमाग से काम किया था। और साथ ही जब हम किसी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो उसमें हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट, हमारी फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि वांग जी को मिला था। अपने रियल पेरेंट्स से तो नहीं, बल्कि अपने इन लॉज से वांग जी को सपोर्ट मिला था। वांग जी के दिमाग में ये बातें, मिसेज जी की बातें चल रही थी कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा भी जाएगा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ें जैसे वांग जी को हिम्मत दे रही थी हर एक क्वेश्चन को आंसर देने की, तो वो लिटरली हर क्वेश्चन का वो आंसर दे रहा था। एंड जब उसका एग्ज़ाम एंड हुआ, जैसे वो अपने एग्ज़ाम रूम से बाहर निकला तो हुईसांग भी उसी टाइम निकला था और वांग जी पास उसने कहा, वांग जी पास आते हुए उसने कहा, वांग जी ब्रो फाइनली एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और अब पता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो चलो ना किसी रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हुए। वैसे भी आपकी शादी हो चुकी तो हम बेरली ही मिल पाएंगे, अब हमारे एग्ज़ाम्स भी एंड हो चुके हैं, तो प्लीज़ चलते हैं ना। ये सुनकर वो वांग जी को मिसेस जी का लंच बॉक्स याद आया। उसने हुईसांग की तरफ देखते हुए कहा, और हुईसांग मुझे मेरे लिए लंच भेजा है तो रेस्टोरेंट में। हुईसांग ने कहा, क्या तुम्हारी मदर इन लॉ ने तुम्हारे लंच भेजा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्या हो गया, तो रेस्टोरेंट में बैठकर खा लेंगे, तुम अपना लंच कर लेना, मेरे साथ शेयर कर देना, मैं जो ऑर्डर करूँगा मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। चलो ना वांग जी, वैसे भी हम अब मुश्किल से मिलेंगे तो आज का दिन रूइन मत करो, ओके। ये बोलते हो वांग जी के हाथ को पकड़ता है और खींच कर अपनी कार में जाता है पास वाले रेस्टोरेंट में। वो लोग जब वहाँ पर गए तो वांग जी ने टिफ़िन निकाला, उसमें भी उसकी फेवरेट डिश थी। ये देखकर तो वांग जी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। हुईसांग ने अपना खाना ऑर्डर किया, जो कि एक इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। लगभग 2 से 3 इंसानों का खाना हुईसांग अकेले ने ऑर्डर किया था, और वो वांग जी को बांटने के नाम पर वांग जी का आधा टिफिन भी खुद ही खा गया था। वांग जी तो बहुत कम खा रहा था, क्योंकि जितना भी वहाँ पर फूड था वो जंक फूड था एंड ऐसा फूड था जो कि वुशियान को भी
हुई को पच सकता है, उसे तो ये फूड पचने से रहा, तो बहुत कम खा रहा था। लेकिन मिसेस वी के टिफ़िन से उसने अच्छी तरह से खा लिया था और उसका पेट तो भर ही गया था। उसे वांग को लंच करने की आदत नहीं है, क्योंकि वो जो पार्ट टाइम जॉब करता है, तो या तो सुबह ब्रेकफास्ट करता है, फिर सीधा जाकर अपना डिनर घर पर करता है, जो भी नॉट सो पीसफुली होता है। जब वो उन लोगों का लंच ख़त्म हुआ, उन लोगों ने अपने अपने डेजर्ट्स इन्जॉय किए, उसके बाद वुसांग ने बिल पे किया। वांग जी ने कहा था कि वो भी कर देगा, लेकिन वुसांग ने कहा कि वांग जी तो बिल्कुल किसी चिड़िया की तरह दाना चुका है, पूरा तो उसी ने खाया है, तो वांग जी को पे करेगा। उसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट से निकल चुके थे। जैसे वो लोग रेस्टोरेंट के बाहर निकले, तो बाहर लिटरली 4 से 5 ब्लैक कार्स खड़ी हुई थी। उन्हें देख कर वुसांग थोड़ा चौंक गया। उसने वांग जी की तरफ देखा और झुक कर विस्पर करते हुए कहा, वांग जी का ये इतनी कारें, क्या हुआ? क्या किसी बड़े बिजनेसमैन का कोई रिश्तेदार यहाँ पर लंच करने आया है? इतनी गाड़ी क्यों खड़ी हुई है यहाँ पर? ये सुनकर वांगी ने भी वैशांग की तरफ देखा, क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इतनी गाड़ी क्यों खड़ी हुई है। उसने वैशांग की तरफ देखते हुए कहा, वैशांग, हमें क्या मतलब है? हमें तो घर जाना चाहिए ना। वैसे भी टाइम होने वाला है, शाम होने वाली है, तो हमें घर पर ही चलना चाहिए। मिस्टर वैशांग ने कहा, हाँ वैसे भी इतने बड़े लोगों के लफड़ों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। अगर उन्हें दग्गा को पता चला ना कि मैं क्या कर रहा था, तो लिटरली वो मेरा सिर खा जाएंगे, तो हमें चलना चाहिए। ये बोलते हुए दोनों अपने डायरेक्शन चेंज करने वाले थे, लेकिन तभी ड्राइवर दौड़ कर आया और उन सबके बीच में जो गाड़ी थी उस गाड़ी का डोर ओपन हुआ, एंड वहाँ से एक अल्फा बाहर निकला, एक मस्कुलर हैंडसम हॉट अल्फा। और ये देखकर हुए सांग की नजरें भी उस पर टिक गई। साथ ही वांग जी ने जब ये देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने और कोई नहीं, उसके अभी कल हुए पति वहाँ पर खड़े हुए थे, उसका हस्बैंड वहाँ पर खड़ा हुआ था। वांग जी को अब याद आया था कि वुशा ने कहा था कि उसका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वांग जी को 1 सेकंड का भी वेट नहीं करना पड़ेगा और वो कॉलेज एंट्रेंस पर ही उसका वेट करेंगे। लेकिन वांग जी कॉलेज एंट्रेंस पर गए नहीं। हो सांग की जो गाड़ी थी वो साइड डोर पर पार्क थी, क्योंकि वो सांग भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का भाई है, तो वो भी ऐसे सिक्योरिटी का रिस्क नहीं ले सकता। तो उसकी गाड़ी भी वैसे ही खड़ी हुई थी, ड्राइवर भी था, तो वांग जी के दिमाग में से ही निकल गया था कि भूषण से पिक करने वाले वाला था। अब वांग जी को डर लग रहा था। ऊपर से हुई सांग जो कि एक अल्फा था, वो किसी अल्फा के साथ रेस्टोरेंट में था, वो भी विंग को बिना बताए। ये चीज़ वांग जी को डरा रही थी, क्योंकि उसे याद है कि किसी अल्फा से बात करने में ही भूषण को कितना गुस्सा आता है, भूषण किस तरह से उसके ऊपर चिल्लाता है। और ये चीज़ें वांग जी के अंदर एक सनसनी दोहरा रही थी। वो दोनों तभी भूषण वांग जी के पास है, उसने कहा, तुम्हारा लंच हो गया? ये सुनकर वांग जी ने भूषण की तरफ देखा और बस नोट किया। फिर भूषण ने वैशांग की तरफ देखा और अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, आपको मैंने कल अपनी शादी में भी देखा था, लेकिन ठीक से मिलने का मौका नहीं मिला। हाय, मेरा नाम विभूषण है, मैं वांग जी का हस्बैंड हूँ। ये सुनकर हुईसांग ने भी अपने हाथ को बढ़ाया, क्योंकि उसकी आंखें भी इतनी बड़ी थी। भूषण जो कि कॉल एंड डिस्टेंस दिखता है, एक ऐसा अल्फा जो किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करता है, वो इतना पोलाइटली उससे बात कर रहा था। ये तो हुईसांग के लिए लिटरली सोने पर सुहागा की तरह हो चुका था। एक तो उसके दोस्त को कोई इतना अच्छा इंसान मिला था, क्योंकि उसे भी वांग जी के लिए वांग जी का बचपन से ही वांग जी का बचपन पता था, उसके पेरेंट्स की वो टॉक्सिक चीज़ें वो हुईसांग को पता थे। भले ही वांग जी से बताता नहीं, लेकिन फिर भी हुईसांग एक रिपोर्टर की तरह उसे सब पता होता है। तो वो खुश था जब उसने पार्टी में भूषण को देखा था। तो जिस तरह से भूषण वांग जी की तरफ देख रहा था, उसकी केयर कर रहा था, ये चीज़ें हुईसांग को इतना तो भरोसा था कि वांग जी शायद अच्छे घर में ही गया है। लेकिन अब जब वो देख रहा था कि ये इंसान सिर्फ वांग जी के लिए यहाँ पर खड़ा था, तो वो तो अब बहुत ज़्यादा श्योर हो गया कि ये इंसान वांग जी को खुश रखेगा। एंड बाकी फिर वांग जी वो तो है ही, अगर वांग जी को प्रॉब्लम होगी तो अब तो वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो सकता है। वांग जी उसका इकलौता बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि हुईसांग जिस तरह का कैरेक्टर है, उस तरह के कैरेक्टर को बहुत कम ही लोग दोस्त बनाते हैं। वांग जी कैरेक्टर बिल्कुल शांत है। वांग जी एक शांत पर्सन है, के साथ ही हुईसांग एक चावटिक पर्सन है। वो जासूस की तरह होता है, बनना उसे डॉक्टर है, लेकिन करता वो जासूसी है। तो उसका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा अतरंगी ही है। हुईसांग ने अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहा, हाय, मेरा नाम नी हुईसांग है, एंड मैं वांग जी का इकलौता सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड हुई। हम दोनों एक दूसरे के बेस्टीज हैं। वो शहर ने मुस्कुराते हुए कहा, नाइस टू मीट यू। वीइंग ने उसके बाद नोट किया। उसके बाद हुईसांग वहाँ से चला गया, एंड वीइंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी, क्या हम घर चलें या फिर तुम्हें कहीं और जाना है? ये सुनकर वांग जी ने वीइंग की तरफ देखकर नाम में अपना सिर हिलाया। तो वीइंग ने भी नोट किया। उसके बाद वो गया और उसने सुबह की तरह ही वांग जी के लिए डोर ओपन किया।
ये देखकर वांग जी फिर से सरप्राइज़ था, क्योंकि सुबह तो घर में थे, उन्हें कोई नहीं देख रहा था, सिर्फ़ उन बॉडीगार्ड्स के अलावा। लेकिन यहाँ इतने बड़े बिज़नेसमैन का बाहर उतरना, उसके लिए गेट ओपन करना, ये सब लगभग आधे लोग देख रहे थे वहाँ, जो कैफ़े में थे वो भी देख रहे थे, जो वहाँ से आ जा रहे थे वो भी देख रहे थे। तो वांग जी थोड़ा शॉक था कि विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लोग उसे देख रहे हैं कि विंग एक ओमेगा के लिए अपना डोर ओपन कर रहा है। विंग ने वांग जी थोड़ी देर सोचता है, फिर अंदर जाकर वो बैठ जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग भी अंदर जाता है और बैठ जाता है। ऐसे ही वो वापस घर के लिए निकल जाते हैं। इस बीच में उन दोनों के बीच में कोई ज़्यादा बातें हुई नहीं थी, क्योंकि विंग को भी नहीं पता था कि उसे क्या बोलना चाहिए, और ना ही वांग जी को समझ में आ रहा था कि वो क्या बोले। वो अभी भी कंफर्टेबल नहीं है विंग के साथ। अभी टाइम ही क्या हुआ है, सिर्फ 2 दिन हुए हैं उनकी शादी को। एंड इस बीच में वांग जी ने जो नाइटमेयर देखा था, उसने वांग जी को और ज़्यादा डरा दिया था। वांग जी पहले शादी नहीं करना चाहता था, वो एक टॉक्सिक मैरिज से पहले ही डरा हुआ था, तो वो शादी करना ही नहीं चाहता था। लेकिन जब वो सपना वांग जी को आया था, तो वांग जी और ज़्यादा डर गया था। जब वो लोग घर पहुँचे तो विंग ने पहले उतरकर वांग जी के लिए डोर ओपन किया। एंड फिर जब वो अंदर गए तो मिसेस वी लिविंग रूम में बैठी हुई थी, एंड मिस्टर वी शायद ऑफिस गए हुए थे। जब वांग जी लिविंग रूम में पहुंचा तो मिसेस वी ने खड़े होते हुए कहा, वांग जी तुम आ गए। मैंने विंग को फ़ोन करके पूछा था कि तुम कब आ रहे हो, तो उसने कहा कि तुम कैफ़े में हो अपने फ्रेंड के साथ। ये सुनकर वांग जी ने नोट किया, फिर उसने विंग की तरफ देखा। क्या विंग उसका इंतज़ार कर रहा था? उसे तो लगा कि जब वो निकले तो विंग आया होगा, लेकिन वांग जी को नहीं पता था कि विंग पहले से वेट कर रहा है। तो मिसेस विंग ने कहा, विंग जैसे तुम्हारा ये एग्ज़ाम एंड हुआ था तभी चला गया था, और उसने मुझे कॉल भी किया था कि वो तुम्हें लेकर आए या फिर, तो फिर मैंने बोला कि तुम्हें फ्रेंड के साथ अपना टाइम स्पेंड करने दे, वैसे भी तुम रेयरली ही बाहर जाते हो, मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा तो विंग तब से ही वहाँ था। लगभग उन्होंने आधे घंटे से 45 मिनट तक कैफ़े में स्पेंड किए थे, और विंग जब से वहीं पर ही खड़ा हुआ था। ये तो वांग जी को यकीन ही नहीं हो पा रहा था, पर अब ये सच था तो सच था। उसके बाद मिसेस वे ने कहा, वांग जी मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स मंगवा देती हूँ, मेट से बोलकर तुम जाकर फ्रेशन अप हो जाओ, एंड फिर हम साथ बैठकर स्नैक्स एंजॉय करेंगे। ये सुनकर वांग जी ने मिसेस वे की तरफ देखा, क्योंकि वो अभी लंच कर कर आया है, तो उसका कुछ भी खाने का मन नहीं है, और एग्ज़ाम देते हुए लिटरली वांग जी थक गया है, तो वो थोड़ा सा आराम करना चाहता था। लेकिन वांग जी एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, तो मैडम जी को ना भी नहीं बोल पा रहा था। तभी विंग ने आ जाते हुए कहा, माँ आपने अभी खुद कहा ना कि वांग जी कैफ़े में अपने फ्रेंड के साथ लंच कर रहा था, तो एक इंसान ने भी लंच किया है तो स्नैक्स कैसे खाएगा? और वांग जी वैसे भी थक गया होगा, इतना लंबा एग्ज़ाम चला है उसका, तो वो थोड़ी देर आराम कर ले, फिर शाम को हम डिनर साथ करते हैं और फिर बातें कर लेंगे। ये सुनकर विंग मिसेस वी ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ओह आई एम सॉरी वांग जी, सॉरी मैं थोड़ा, वो क्या है ना कि विंग और उसके फादर तो कभी ज़्यादातर घर पर रहते नहीं है, तो मैं अकेली रहती हूँ, और अब जब तुम यहाँ आए हो तो मैं तुमसे बस बातें करना चाहती थी, और मैं भूल गई थी कि तुम कितने तक गए हो। कोई बात नहीं, तुम जाकर आराम करो, शाम को बात कर लेंगे, और अब तो वैसे भी तुम कुछ दिनों तक यही रहने वाले हो, वैसे तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा? ये सुनकर वांग जी ने तो धीमी आवाज़ में कहा, 1 या 1.5 महीने तक आ जाएगा। इस पर मिसेज़ वे ने कहा, तो बस 1 डेढ़ महीना है हमारे पास बातें करने के लिए, उसके बाद तुम ट्रेनिंग पर जाओगे और एक डॉक्टर बनकर वापस आओगे। लिटरली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेबी। अब तुम जाओ और आराम करो, नहीं तो मेरी बातें तो ख़त्म ही नहीं होने वाली। विंग वांग जी को रूम में लेकर जाओ। इस पर विंग ने नोट किया और वांग जी और विंग रूम के अंदर चले गए थे। जब वो लोग रूम में गए तो विंग को एक बिजनेस रिगार्डिंग कॉल आ गया, तो वो उस कॉल को अटेंड करने के लिए चला गया, और वांग जी फ्रेशन अप होने चला गया। जैसे वो फ्रेशन अप हुआ और वापस आकर बेड पर बैठा तो थक गया था, जैसे वो हल्का सा बेड पर लेटा हेड बोर्ड पर सहारा लेकर, तो उसकी कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। लगभग 20 मिनट के बाद जब विंग वापस रूम के अंदर आया था, तो उसने देखा था कि वांग जी थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में सो रहा है। उसका सिर हेड बोर्ड पर है, एक हाथ बेड से नीचे लटका हुआ है, एंड उसके दोनों पैर बेड पर है, और वांग जी का जो सिर है वो भी नीचे लटका हुआ है। अगर थोड़ी देर में वांग जी करवट भी लगा इस तरफ की तो वो गिर सकता है। इसलिए विंग बहुत ही धीरे से वांग जी के पास गया, जिससे वांग जी उठ ना जाए। जिसने बहुत ही धीरे से, वैसे तो वांग जी अपनी मर्जी से विंग को टच नहीं करने देता। ये चीज़ विंग को सुबह ही समझ में आ चुकी थी, लेकिन अभी जिस पोजीशन में वांग जी है उसमें विंग उसे छोड़ भी नहीं सकता था। इसीलिए उसने बहुत ही हल्के हाथ से वांग जी के सिर को नीचे किया, उसको सीधा लेटाया, उसके बाद उसे ब्लैंकेट से कवर किया और उसकी तरफ देखने लगा। थोड़ी देर तक अपने ब्यूटीफुल से हस्बैंड को एडमायर करने के बाद वो भी
बैठ चुका था और वो अपना लैपटॉप में अपना काम करने लगा, क्योंकि उसे तो काम करना था, उसे नींद नहीं आ रही थी और अगर वो भी सो जाएगा तो फिर उसे रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए वो अपना लैपटॉप में काम करने लगा। वही वांग जी जो अपनी ब्यूटीफुल ड्रीम्स में था। शादी के बाद, शादी के कुछ दिनों पहले से और अब ऐसा दिन बीता है जब वांग जी को इतनी अच्छी नींद आई है, क्योंकि शादी के पहले तो वांग जी को यही टेंशन थी कि शादी हो रही है, साथ ही को उसे एग्ज़ाम देने देंगे नहीं देंगे, इसकी टेंशन उसे हो रही थी। लेकिन जब अब उसे एग्ज़ाम दे दिया गया है और वो जैसे थोड़ा-सा सुकून में है, तो अच्छी तरह से सो रहा था, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, स्पेशली एक पर्सन की। एंड वो पर्सन और कोई नहीं, विंग था। एक्चुअली शाम हो चुकी थी, रात के 8 बज रहे थे एंड मिसेस विंग ने विंग से कहा था कि वांग जी को जगा दे, क्योंकि अब लेट हो चुका है, डिनर करने के बाद वांग जी वापस सो जाएगा। इसीलिए विंग वांग जी को जगाने आया था और वो जगा भी रहा था, लेकिन वो उसे टच तो कर नहीं सकता था। वो बस बुला रहा था, वांग जी, ओमेगा, उठ जाओ, उठो, लेट हो रहा है। विंग ने आज से पहले कभी किसी को ऐसे नहीं जगाया था, तो उसके लिए थोड़ा ऑकवर्ड भी हो रहा था, फिर भी वो कोशिश कर रहा था। वही वांग जी जो थोड़ी गहरी नींद में था, जब उसे 2-3 बार ये आवाज़ सुनाई दी तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। एंड विंग जो बोलते बोलते उसे लग रहा था कि शायद उसकी आवाज़ वांग के कान तक पहुंच नहीं रही है, उसके ऊपर थोड़ा झुकने लगा था। एंड अब उसके फेस टू फेस था, जैसे ही वांग जी ने अपनी आंखें ओपन करी तो विंग और उसकी आंखें टकराई। दे आर स्टेयरिंग ईच अदर। एंड ये देखकर वांग जी की आंखें इतनी बड़ी हो गई, शायद उसके ईयर्स पिंक हो गए और वो दोनों बस एक दूसरे को देखने लगे। विंग भी अपनी नज़रों को वांग जी की नज़रों से हटा ही नहीं पा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। तभी नीचे से मिसेस वी की आवाज़ सुनाई दी, विंग, क्या तुमने अभी तक वांग जी को उठाया नहीं है? इतना टाइम क्यों ले रहे हो? और ये सुनने के साथ ही दोनों होस्ट में आए। विंग भी सीधा खड़ा हो चुका था और वांग जी भी उठकर बेड पर बैठ गया। विंग ने कहा, वो लेट चुका है, माँ डिनर के लिए बुला रही है, तो तुम हाथ मुंह धो लो, हम डिनर के लिए चलते हैं। इस पर वांग जी ने बस नोट किया और वो भी ऑकवर्डली उठकर बाथरूम में चला गया था। जब वापस आया तो विंग और वो दोनों नीचे चले गए थे। उसके बाद उन लोगों ने मिसेस वी एंड मिस्टर वी के साथ अपना डिनर कंप्लीट किया। एंड उसके बाद जैसा कि मिसेस वी ने कहा था, वो लोग थोड़ी देर तक बातें करते हैं। लगभग अब रात के 11 बज चुके थे जब विंग और वांग जी वापस रूम में आए थे। अब वांग जी का सोने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि वो सो चुका था एंड अब उसे नींद नहीं आ रही थी। तो वो अपने कबर्ड के अपने वाले पोर्शन में गया, वहाँ से उसकी कुछ बुक्स रखी हुई थी। एंड ये बुक्स अब मेडिकल बुक्स नहीं थी। वांग जी एक साइंस स्टूडेंट है, लेकिन साथ ही वांग जी को नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है। वो कुछ लिखता भी है, लेकिन नॉवेल्स का तो उसे और ज़्यादा शौक है। वो कुछ अपनी नॉवेल्स जो शायद उसने पहले ही आधी पढ़ रखी थी, वो लेकर आया और बेड पर बैठ गया। विंग जो सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था, उसने वो कभी वांग जी की तरफ देखता, फिर से अपना काम करने लग जाता, फिर से वांग जी की तरफ देखता, फिर से अपना काम करने लग जाता। वही वांग जी जो नॉवल भी पढ़ रहा था और विंग की तरफ थोड़ा देख भी रहा था, नजरें चुरा भी रहा था, क्योंकि वो विंग को समझना चाह रहा था कि क्या विंग जो रियल है वही उसके सामने दिखा रहा है या फिर ये सब फेक है, बस कुछ दिनों के लिए। और फिर विंग भी उसके सपने में जो विंग आया था उसकी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देगा, उसकी तरह उसे फ्रीडम देना बंद कर देगा। लेकिन अगर विंग को करना ही होता तो वो उसके एग्ज़ाम से ही इस चीज़ को करता, ताकि वांग जी अपने करियर में आगे ही ना बढ़ सके, क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और उसके लिए वो एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी था। अगर वो नहीं कर पाता तो शायद इस फील्ड में वांग जी आगे अब कुछ नहीं कर पाता, उसे कोई और जॉब ढूंढनी पड़ती अगर फ्यूचर में करना चाहता तो। लेकिन विंग खुद उसका एग्ज़ाम देना नहीं गया था और उसका इतनी देर तक वेट किया था, यहाँ तक कि वो सांग को किसी अल्फ़ा को उसके पास देखकर भी विंग ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। इस तरह से रिएक्ट नहीं किया कि वांग जी उस अल्फ़ा के साथ क्या कर रहा है, वो भी बिना बताए एक कैफ़े में क्या कर रहा है, वो उसे घर आना चाहिए था, उसे फ़ोन करना चाहिए था, वो कब से वेट कर रहा है। ऐसा वो विंग ने कुछ नहीं किया, तो वांग जी समझने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच, इसी कारण वो बस विंग की तरफ कभी देखता, कभी नहीं देखता, कभी देखता, कभी नहीं देखता, और ऐसे ही देखते नहीं देखने में दोनों जो एक दूसरे की तरफ नजर चला कर देखते थे। जब विंग देखता तो वांग जी पढ़ने लगता और जब वांग जी देखता विंग अपना काम करने लगता। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब दोनों की ही नज़रें मिली और फिर से दोनों जैसे उसी टाइम लूप में उलझ कर रह गए। तभी विंग ने खड़े होते हुए कहा, वो तुम क्या पढ़ रहे हो? इस पर वांग जी ने विंग को वही बुक दिखा दी, उसका जो कवर था वो दिखा दिया। तो विंग ने बेड पर बैठते हुए कहा, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, तुम्हें नॉवेल्स पढ़ना पसंद है? तो वांग जी ने नोट करते किया एंड बहुत धीरे से कहा, हाँ, मुझे नॉवेल्स पसंद है। तो विंग ने कहा, और तुम्हारे पास कितनी बुक्स है? इस पर वांग जी ने कहा, ज़्यादा नहीं होंगी,
8 9 यही है और उनको भी पढ़ चुका हूँ, बस यही बाकी है। ये सुनकर विंग ने कहा, ओह! तो अब तुम 1 डेढ़ महीने तक क्या करोगे अब? तो वांग जी ने कहा, नहीं पता। इस पर विंग ने खड़े होते हुए कहा, मेरे साथ चलो। तो वांग जी ने कहा, कहाँ? विंग ने कहा, चलो तो सही। ये बोलते हुए उसने वांग जी तरफ खड़ा होने का इशारा किया, तो वांग जी ने भी अपनी नॉवल रखी और वो खड़ा हो गया। विंग आगे जाने लगा, वांग जी उसके पीछे जाने लगा। वो लोग एक लॉन्ग कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए जा रहे थे। सेकंड फ्लोर पर ही था, लेकिन उन दोनों का रूम जैसे बीच में था और उसके आसपास कोई रूम नहीं था। तो वो राइट साइड में जा रहे थे। वो बहुत लंबा चल चुके थे एंड अब तो वहाँ से वांग जी को अपना रूम भी नहीं दिख रहा था। वहाँ जब वो एक टर्न पर आए, उसके बाद उस टर्न के अंदर गए तो वहाँ एक जैसे सुरंग जैसा लग रहा था वो, क्योंकि वो पूरा ही ढका हुआ था। ऊपर से रात थी तो वहाँ पर लाइट भी डिम्स जल रही थी। वांग जी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि विंग से ले जाना कहाँ चाहता है। धीरे धीरे वो अंदर चलने लगे एंड राइट जाकर फिर से वो एक बार लेफ्ट मुड़े और एक वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल सा डोर था। वो डोर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे बुक्स से बना हुआ, एक बुक्स की डिजाइन का डोर लगा हुआ था वहाँ पर। ये देखकर वांग जी को समझ में इतना समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। तभी विंग ने अपने उसका जो पासवर्ड था, विंग का पूरा हाथ था तो उसने अपने हाथ को वैसे ही लगाया एंड वो जो डोर था एक बुक के जो पेजेस खुलते हैं वैसे खुला एंड ये देखने में मिसमराइजिंग था। उसके बाद वो लोग अंदर जा चुके थे। अब जैसे वो लोग अंदर गए तो अंदर अंधेरा था, पूरा अंधेरा था एंड वांग जी को थोड़ी देर तक तो विंग की प्रेजेंस अपने आसपास फील हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे विंग की प्रेजेंस अपने पास फील ही नहीं हुई। तो थोड़ा सा डर गया कि इस अंधेरे में विंग से छोड़कर कहाँ चला गया। इसलिए वो घूमकर उस दरवाजे की तरफ घूमना चाहता था, लेकिन नहीं। तभी लाइट ओपन हुई, मतलब लाइट जली एंड ये सामने नज़ारा देखकर वांग जी की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सामने पूरी एक लाइब्रेरी थी इस घर में। इतने बड़े बड़े शेल्फ्स पर बुक्स रखी हुई थी एंड बुक्स इतनी थी कि वांग जी उन्हें गिनना तो वांग जी को भी गिनना भी नहीं आया, इतनी बुक्स थी। साथ ही लंबी लंबी लकीरों में, वो कहते हैं ना कतारों में, इतनी लंबी लंबी कतारों में वो शेल्फ्स रखी हुई थी। बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि वहाँ पर ऊपर के शेल्फ्स पर पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई थी। ये सब वांगनिक शौक था, क्योंकि इस घर में सभी लोग बिजनेसमैन है। मिस्टर वी भी बिजनेसमैन है एंड विंग भी बिजनेसमैन है। साथ ही मिसेस वी जो है वो एक फैशन डिजाइनर है। तो वांग जी को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर इस चीज़ का इंटरेस्ट किस में होगा, कि विंग को है या फिर मिस्टर या मिसेस वी को है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। तो विंग उसके पास आया और उसने कहा, ओ माँ को शुरू से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और ऐसी नॉवेल्स पढ़ने का। तो अलग अलग जगह से, हमारे कंट्री में ही नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रियों से जो भी फेमस बुक्स होती है, तो हर उस बुक की कॉपी माँ के पास है। और अगर तुम कभी बोर हो तो तुम यहाँ आकर पढ़ सकते हो। यहाँ ये जगह पीसफुल भी है एंड यहाँ आओ। ये बोलकर उसने वांग जी को फिर से अपने पीछे आने का इशारा किया और अब वो एक बहुत बड़ी विंडो के पास खड़े हुए थे। वहाँ पर एक टेबल रखा हुआ था, एक चेयर था और विंडो के बाहर से ब्यूटीफुल नज़ारा था, क्योंकि उनका जो घर था वो थोड़ा सा इसमें फॉरेस्ट साइड में था एंड पीछे से एक ग्रीन फॉरेस्ट दिख रहा था। साथ ही एक बहुत बड़ी लेक थी, तो प्रकृति का जो नज़ारा था वो देखा जा सकता था एंड देखकर कोई भी उस चीज़ से मिसमराइज हो जा रही है। वांग जी तो हो ही गया था मिसमराइज। विंग ने कहा, तुम जब भी अकेला या बोर फील करो तो तुम यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर पढ़ सकते हो। इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग के लिए उसके दिल में एक एडमायरेशन और ज़्यादा बढ़ रहा था। उसने बस नोट किया। उसके बाद वो लोग उस रूम में से निकल कर आ चुके थे और विंग ने वांग जी को उस रूम का लॉक भी बता दिया था। तब वांग जी जब भी चाहे यहाँ पर आ सकता है। एंड वांग जी की उस हिचकिचाहट को देखकर विंग ने अपने मेट्स को ऑर्डर भी दिया था कि अब इस एरिया की जो लाइट है वो थोड़ी ज़्यादा ही होगी। पहले बहुत डिम थी क्योंकि यहाँ कोई आता ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मैडम भी बहुत कमी आती है इधर। लेकिन अब जब वांग जी आने लगा है तो इसकी सफाई की जाए एंड इसकी जो लाइट्स है वो थोड़ी सी ब्राइट की जाए ताकि वांग जी को प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद वो लोग अपने रूम में आ चुके थे। वांग जी तो अभी भी नोल पड़ रहा था, लेकिन अब विंग सो चुका था। लगभग आधी रात तक वांग जी भी सो चुका था। अब ऐसे ही वक्त बीत रहा था। बहुत टाइम हो चुका था जब वांग जी और विंग की शादी हुई थी और इस बीच में बहुत कुछ बदल रहा था। विंग वांग जी को समझने लगा था। वांग जी ज़्यादा बोलता नहीं है, वो अपने एक्सप्रेशन से अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। वो जताता है अपनी फीलिंग्स को उसके फेस के फेशियल एक्सप्रेशन से। वो बोलता बहुत कम है और विंग उसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है। अब वांग जी अगर परेशान है तो भी विंग समझ जाता है। वांग जी को अगर गुस्सा आ रहा है तो भी विंग समझ लेता है। वांग जी को अगर
किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, वो अनकंफर्टेबल है, तो इस चीज़ को भी विंग समझता है, वांग जी की मदद करता है। पर उनका रिश्ता अभी भी वो हस्बैंड एंड वाइफ वाला नहीं हुआ है। विंग ने जब वांग जी को देखा, उसके जेस्चर्स को देखा कि वांग जी भी उस रिश्ते में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, तो उसने फ्रेंडशिप से शुरुआत की। उसने वांग जी की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, एंड ये वांग जी के लिए भी शॉकिंग था। लेकिन जब उसने उस दोस्ती के हाथ को एक्सेप्ट किया, धीरे धीरे विंग ने उसे एक्सेप्ट करना शुरू किया। उसने विंग के आसपास के माहौल को एक्सेप्ट करना शुरू किया। इस बीच में मिसेस वी एंड वांग जी की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी हो चुकी थी। वांग जी को इस बीच में कुछ ज़्यादा काम था नहीं, क्योंकि एग्जाम हो चुका था, उसे पढ़ना भी नहीं था। तो वो नॉवेल्स पढ़ा करता था, दिन में विंग काम पर चला जाता था, तो वो मिसेस वी के साथ ही टाइम बिताया करता था। वो लोग शॉपिंग पर चले जाते, कभी कभी पार्क घूमने चले जाते, एंड उस घर का एक रूटीन बन चुका था कि 6 दिन, आई मीन 5 या 6 दिन तो वो जो दोनों अल्फा है वो कहीं भी बिताए, लेकिन लास्ट के जो 2 वीकेंड होते हैं वो तो पूरी फैमिली साथ ही बिताती है। उनके घर के पीछे बहुत बड़ा गार्डन है, तो अपना पूरी जो वीकेंड है वो वहीं पर ही स्पेंड करते हैं, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। मिसेज भी सबके लिए खाना बनाती है, और अब तो वांग जी भी उनके साथ हाथ बटाने लगा है। लेकिन इन सब में था कि वांग जी को विंग पर भरोसा होने लगा है। विंग के विंग की बातों से, विंग के जेस्चर से, विंग के एक्शंस से, जिस तरह से विंग उनके रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से विंग उनके रिश्ते में जान डालने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह से विंग उस पर फोर्स नहीं कर रहा है, जिस तरह से विंग उसे समझने की कोशिश कर रहा है, उसे टाइम दे रहा है, हर इमोशंस को जगह दे रहा है, तो ये चीज़ वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि जिस तरह से वांग जी बचपन से ही एक ऐसा पर्सन है जिसने खुद को बस अंदर बंद कर रखा है, क्योंकि उसके पास एक्सप्रेस करने को था ही नहीं। उसके माँ और बाबा को झगड़े से टाइम नहीं मिलता था, चेन्यू बहुत छोटा था, तो वो उससे बात नहीं कर सकता था, क्योंकि एक बच्चे को वो क्या ही समझा देगा। पर इसीलिए उसने खुद को बस बंद करना शुरू कर दिया था, और अपनी अपने उन फीलिंग्स को एक बुक में, एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया था, जो कि डायरी वो अभी भी उसके पास है। एंड कभी कभी जब वो उसे पढ़ता है तो उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ में कितना अकेला था, लेकिन अब उसके पास मिसेस वी थी, जिससे वो अपनी बातें शेयर कर पाता था। शुरुआत में वांग जी को हेजिटेशन हुआ था कि क्या कोई बातें ऐसी है जो मिसेस वी को शेयर कर सकता है, मिसेस वी बुरा नहीं मानेगी। लेकिन धीरे धीरे वांग जी ओपन हो रहा था मिसेस वी के साथ भी, और मिस्टर वी भी वांग जी को अपने बेटे की तरह प्यार किया करते थे। यहाँ तक कि अब तो मिसेस वी और मिस्टर वी वांग जी को और ज़्यादा बिगाड़ने लगे थे। जो वांग जी चाहे वो उसे मिला करता था। अब ऐसा नहीं था कि वांग जी को एक्सपेंसिव चीज़ चाहिए होती थी, या फिर वांग जी को कुछ और चाहिए होता था। वांग जी एक पीसफुल पर्सन है, तो उसे जो भी उसके हिसाब से अरेंजमेंट चाहिए होते थे, तो उस घर में वही हुआ करता था। एक तरह से वांग जी उनका एक लाडला बेटा बन चुका था, एंड विंग का एक फेवरेट सा, अपना प्यारा सा हस्बैंड बन चुका था। अब विंग और वांग जी की बातें सिर्फ एक दो सेंटेंसेस में नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो बैठकर बातें किया करते थे। इसी दिन इसी तरह वीकेंड का सैटरडे था, एंड वांग जी अभी भी ऊपर से नीचे आया था, क्योंकि वो रात को थोड़ा लेट सोया था। उसे वो थोड़ा सा दिन में सो लिया था, उसे रात को नींद नहीं आया, इसलिए वो रात को लेट सोया था, तो आज सुबह उठने में उसे लेट हो गया। लेकिन आज वीकेंड था, तो ना विंग काम पर गया था और ना ही मिस्टर वी काम पर गए थे। जब वो नीचे आया तो उसने देखा कि मिस्टर वी, मिसेस वी एंड विंग तीनों ही वहाँ पर बैठे हुए। तीनों के फेस पर एक स्माइल थी, शायद कोई खुशी की बात थी। जैसे वो लोग वहाँ वांग जी नीचे आया, तो मिसेस वी ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी तुम उठ गए, यहाँ आओ, तुम्हें एक बात बतानी है। ये बोलते हुए उन्होंने वांग जी को अपने बीच में बैठाया, जहाँ पर विंग बैठा हुआ था उसके पास में। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मतलब मिसेस वी ने विंग की तरफ, वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी तुम्हें पता है, विंग विंग का सबसे बड़े बिजनेसमैन अवार्ड में नॉमिनेशन हुआ है, एंड हम सभी को शाम को, हम सभी को भी थोड़ी देर बाद वहाँ के लिए निकलना है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, सबसे बड़े बिजनेसमैन? तो मिसेस वी ने कहा, हाँ तुमने बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड का नाम सुना होगा, तो उसके लिए लगभग 3 से 4 बिजनेस मैंस के नाम नॉमिनेट किए गए हैं, उसमें से हमारे विंग का नाम भी है। तो हमें थोड़ी देर बाद निकलना है, तो तुम और विंग जाकर तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए मैंने ड्रेस पहले ऑर्डर कर दी थी, थोड़ी देर में वो तुम्हारे रूम में पहुंच जाएगी, एंड उसके बाद हम सब चलेंगे। इस पर वांग जी ने कहा, पर वहाँ मैं क्या करूँगा चलकर? तो विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी तुम मेरे ओमेगा हस्बैंड हो, मेरी हर खुशी में, हर कामयाबी में तुम्हारा साथ होना ज़रूरी है। जैसे तुम्हारा जैसे तुम्हारा मेरे हर दुख में, मेरी हर कमी में मेरे साथ होना ज़रूरी है, वैसे ही हर खुशी, हर कामयाबी, हर सक्सेस में
तुम्हारा मेरा साथ होना ज़रूरी है और तुम मेरे साथ चलोगे तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा रहेगा और मुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि जीतने वाला तो मैं ही हूँ। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। क्या विंग उस पर इतना भरोसा करता है? क्या वो इतने भरोसे के लायक है कि उसने इस रिश्ते में विंग को ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बस चुप्पी दी है। ऐसा माहौल दिया है जिसमें शायद विंग को बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है उसके पास आने की, उससे बात करने की। तो फिर भी क्या वो इस लायक है वो? वही सब वांग जी सोच रहा था और ये सब कहीं न कहीं अब विंग वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन से समझ पाता था। तो उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो एंड मैंने फ़ैसला लिया है कि तुम मेरे साथ चलोगे मतलब चलोगे। वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है। पहले ही मैं बहुत सारे अवार्ड्स फंक्शन में अकेला जा चुका हूँ, लेकिन अब मैं अकेला नहीं जाना चाहता और मेरा ओमेगा क्या मुझे अकेला भेजेगा? ये बोलते हुए विंग पाउट कर रहा था एंड मिस्टर मिसेस भी खुश थे अपने दोनों बेटों से ही कि विंग भी वांग जी के साथ अच्छी तरह से बिहेव करता है एंड वो भी वांग जी कहीं ना कहीं समझते हैं, तो वो भी वांग जी को टाइम दे रहे हैं। लेकिन वांग जी उन दोनों के साथ तो कंफर्टेबल हो चुका है क्योंकि एक पेरेंटल लव जो होता है वो वांग जी को मिल रहा है। एक पारिवारिक वार्मथ क्या होती है वो वांग जी को मिल रही है। लेकिन वांग जी को प्यार में, इस हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में अभी इतना कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, तो धीरे धीरे सीख रहा है एंड विंग भी उसे टाइम दे रहा है। जैसे कि मिसेस वी ने कहा था, वो लोग जब अंदर गए तो सब वांग जी रूम में अंदर हुआ और विंग दूसरे रूम में आ चुका था तैयार होने के लिए। जब वो लोग दोनों तैयार होकर नीचे आए तो उन दोनों की जो ड्रेस थी वो एक तरह से पेयर थी। विंग ने ब्लैक सूट पहन रखा था, फुल ब्लैक सूट, जिसमें वो लिटरली बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसका जो अल्फा अल्फा था वो भी डोमिनेट कर रहा था विंग के ऊपर। साथ ही वांग जी ने एक वाइट शर्ट, ऊपर से ब्लैक कोट एंड ब्लैक जींस ब्लैक पैंट पहन रखे थे। और वो चीज़ विंग के सूट को कॉम्प्लीमेंट दे रही थी, जैसे कपल सूट्स हो। तो ये वो दोनों बहुत ज़्यादा ही मैचिंग लग रहे थे, हैंडसम लग रहे थे। वांग जी बहुत प्रीटी लग रहा था। और जब वो नीचे आए तो तब तक मिस्टर मिसेस भी तैयार होकर आ चुके थे। मिसेस वी ने भी एक ब्यूटीफुल सा लॉन्ग गाउन पहन रखा था, मिस्टर वी ने भी एक सूट पहन रखा था, क्योंकि अवार्ड शो है तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आने वाले थे। जब वो लोग घर से बाहर निकले तो विंग और वांग जी एक गाड़ी में जा रहे थे एंड मिस्टर मिसेस भी एक गाड़ी में जाने वाले थे। वो लोग वहाँ से, उनकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। सफ़र थोड़ा लंबा होने वाला था, लगभग 1-1.5 घंटे का, क्योंकि वहाँ से वो सेरेमनी जहाँ होने वाली वो थोड़ा दूर था। विंग और वांग जी वाली कार में सन्नाटा था, वो दोनों चुपचाप ही बैठे हुए थे। एक शील्ड थी जो ड्राइवर को एंड विंग का जो बॉडीगार्ड है हाउशवान, उसको कवर कर रही थी एंड वांग जी और विंग पीछे बैठे हुए थे। वांग जी वैसे तो विंग की चीज़ों को नोटिस करने लगा है, लेकिन अभी वो जो चीज़ नोटिस कर रहा है विंग के फेरामोन्स, जो कि थोड़े से अटपटाए उसे लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं उस फेरामोन से वांग जी समझ रहा है कि विंग नर्वस लग रहा है। तो उसने विंग की तरफ देखा जो लिटरली नर्वस लग रहा था, बार बार अपनी मुट्ठियों को बीच रहा था, खोल रहा था। उसे नहीं लगा था कि विंग जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन कभी भी नर्वस हो सकता है। वो खुद नर्वस हो रहा था एंड कहीं ना कहीं विंग ने भी भाप लिया था। तो उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, नर्वस हो? इस पर वांग जी ने हल्के से नोट किया तो विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। तुम्हें पता है, जब पहली बार मैं इतने बड़े रेड कारपेट पर उतरा था एज अ बिजनेसमैन, तो मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस था। लेकिन मेरे साथ मेरे पेरेंट्स खड़े हुए थे। मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि मुझे शुरुआत करनी होगी कहीं ना कहीं से। अरे वही, वैसे भी ये लोग कोई राक्षस थोड़ी ना है जो हमें खा जाएंगे, हमें बस हिम्मत करनी होती है। एक बार अगर हमने हिम्मत कर ली तो फिर भगवान भी हमारा साथ देता है। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तो मैं हूँ। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ऐसी पार्टीज पसंद नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं। अब वो शो खत्म होने के साथ ही हम वापस आ जाएंगे। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और नोट करते हुए कहा, पर आप भी नर्वस लग रहे हो। इस पर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और फिर ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो क्या है ना कि थोड़ा सा नर्वस हूँ अवार्ड को लेकर। हाँ, इतना भरोसा तो है मुझे कि हाँ मैं जीत सकता हूँ, पर फिर भी नर्वस हूँ। इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट जो भी होगा हम सब आपके साथ खड़े हैं। माँ, बाबा, मैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं। ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा। उसके फेस पर एक स्माइल थी। वांग जी अब धीरे धीरे उसके साथ खुलने लगा, उससे बातें करने लगा। और इससे ज़्यादा उसके लिए अच्छा हो ही क्या सकता है, इससे अच्छा अवार्ड उसके लिए हो ही क्या सकता है कि उसका हस्बैंड उससे प्यार
उससे उसकी केयर करने लगा है। ऐसे ही हल्की फुल्की बातें करते हुए, माहौल को हल्का करते हुए, एक दूसरे की नर्वसनेस को कम करते हुए वो सफ़र ख़त्म हुआ। एंड फाइनली गाड़ियाँ उस हॉल के बाहर आकर रुकी जहाँ पर ये अवार्ड सेरेमनी होने वाली थी। जब वो लोग वहाँ पर आए तो वांग जी अब और ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था एंड विंग भी ये देख सकता था। इसलिए उसने वांग जी के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, चिंता मत करो, बस मेरे हाथ को टाइटली पकड़ कर रखना। इस पर वांग जी ने बस नोट किया। तो विंग पहले उतरा और जैसे ही विंग उतरा था जितने भी पेपरसीज थे उसकी बस फोटोज लेने लगे थे, क्योंकि नॉमिनेशन हुआ था तो ये बातें मीडिया में फैली थी, सभी लोगों को ये बात पता थी। एंड इसीलिए सभी लोग अब विंग के भी ले रहे थे रिपोर्टर्स अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे, कैमरामैन अपने अपने फोटोज एंगल्स से फोटोज ले रहे थे। विंग को इन सब की आदत है, लेकिन वो जानता है कि एक चीज़ जिसकी आदत नहीं है, मतलब जिसको इस चीज़ की आदत नहीं है उसे उसे संभालना है। इसलिए विंग जब उतरा तो कार को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ जाकर खड़ा हुआ। एंड अब सभी लोग और तक क्यूरियस थे कि आखिर विभूषण जो कॉल्ड डिस्टेंस अल्फा, ये बिजनेसमैन जिसने कुछ ही सालों में इस बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया है, दूसरी तरफ क्यों गया है। विंग ने खुद से उस डोर को ओपन किया और अपने हाथ को अंदर की तरफ बढ़ाया और अंदर से एक प्योर वाइट सा हाथ बाहर आया और विंग के हाथ को उसने कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे से वांग जी बाहर आया। जैसे वांग जी बाहर आया, कैमरा की फ्लैशेज जो थी वो और तेजी से चमकने लगी। एक पल के लिए वांग जी चौंक गया था, लेकिन विंग ने उसके हाथ को टाइटली होल्ड कर लिया। एंड विंग का ये स्क्वीज पाने के साथ ही वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने बस मुस्कुराते हुए नोट किया एंड वो वांग जी को रेड कारपेट से अंदर ले जा रहा था। अब तक मिस्टर मिसेस भी उतर कर आ चुके थे, तो वो दोनों साथ ही थे। मिस्टर एंड मिसेस भी थोड़ा आगे थे और उनके पास में ही विंग और वांग जी चल रहे थे। विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ रखा था। वो जानता है कि वांग जी को नर्वस हो रहा होगा। वांग जी ने इतने पेपराजीज इतने कैमरास एक साथ कभी नहीं देखे हैं एंड इतने दिनों तक वांग जी के साथ रहते थे, उसे इतना भी पता चल गया कि वांग जी को क्राउडेड प्लेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहाँ पर जाना ये चीज़ें वांग जी को पसंद नहीं है। जब वो लोग अंदर पहुँचे तो जो सीटें उन्हें अलाउड की गई थी, वीआईपी सीटें, वो उन पर जाकर बैठ चुके थे। अवार्ड सेरेमनी शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे सभी लोगों को अवार्ड मिले जा रहे थे। वो और भी बहुत सारे अवार्ड्स थे बिजनेस वर्ल्ड में जो कि दिए जा रहे थे। एंड फाइनली वो टाइम आ चुका था जब वो मेन अवार्ड दिया जाना था। वो जो अवार्ड देने वाला था वहाँ पर खड़ा हुआ और उसने अनाउंस करते हुए कहा, तो द बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है उस बिजनेसमैन को जिसने बहुत छोटी उम्र में ही इस बिजनेस वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया है। एंड अब तक जो कि बिजनेस के 30 मार्का न उखाड़ सके, उसने वो उखाड़ कर दिखा दिया है। कुछ ही सालों में उसने अपनी कंपनी के सारे ब्रांचें बहुत सारे देशों में खोल दी हैं। बहुत सारी ब्रांचें अपने बहुत सारे देशों में खोल दी है एंड बहुत सारे लोगों को उसने इंस्पायर किया है। वो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि चैरिटी फंड्स में भी हमेशा एक्टिव रहता है। लोगों की रिस्पेक्ट करता है एंड उसी रिस्पेक्ट के कारण ये अवार्ड जाता है मिस्टर विभूषण को। जैसे ही ये नाम गूंजा था वांग जी का, मिसेस वी का, मिस्टर वी का खुशी का ठिकाना नहीं था। वो सभी लोग बहुत खुश थे, विंग खुद बहुत खुश था। वो चारों एक साथ बैठे हुए थे तो मिस्टर वी ने खड़े होकर विंग को हक किया। वो आज सच में उन्हें एक प्राउड फादर की तरह फील हो रहा था। और हो भी क्यों ना, मिस्टर वी को भी अपने बिजनेस टाइम में अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन आज अपने बेटे को अवार्ड मिलता हुआ देखना उसकी मेहनत के लिए वो और ज़्यादा खुश लग रहे थे। मिसेस वी ने भी विंग को हक किया। वांग जी बस खड़ा और उसने विंग की तरफ देखा और उसने बस विंग के हाथ को थामते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ये डिजर्व करते हो। ये सुनकर विंग बस मुस्कुराया और उसने झुककर वांग जी के फोrehead पर किस किया। ये पहला इंटरेक्शन था उन दोनों के बीच में, उनके हाथों को छोड़कर जो वांग जी और विंग के बीच में हुआ था। एक पल के लिए वांग जी स्टिफ हो गया, लेकिन फिर विंग के उस टच से वो फिर से थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। अब वांग जी, मिसेस वी वो तो यहीं पर बैठ के विंग अवार्ड लेने के लिए जा चुका था। अवार्ड लेने के बाद अब विंग को 2 शब्द करने थे जो कि हमेशा की तरह सभी बोलते हैं। वो वहाँ पर खड़ा हुआ और उसने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच मुझे इस अवार्ड के लायक समझने के लिए। मैं भी आप लोगों की तरह बस एक नॉर्मल इंसान हूँ एंड इस पोजीशन पर कोई भी पहुँच सकता है जो कि मेहनत करता है, जो कि अपने सपनों को पाने की लालसा रखता है। एंड ये अवार्ड सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, ये अवार्ड उन सब का है जिन्होंने मेरी कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है। ये अवार्ड
सिर्फ मैं अकेला नहीं लेकर आया हूँ, मेरे कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं, मेरे कोवर्कर्स, उन सबकी मेहनत से आज ये अवार्ड मुझे मिला है। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाता। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, भले मैं कितना ही कोल्ड स्केरी दिखता हूँ, फिर भी उन्होंने हमेशा मेरी रिस्पेक्ट की है एंड हमेशा मुझसे प्यार किया है। उन्हीं के प्यार का नतीजा है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये बोलते हुए उसने सामने की तरफ देखा। अब कुछ ऑफिस एम्प्लॉयज़ भी थे विंग के, कुछ बड़े पोस्ट वाले जो वहाँ थे वो भी बहुत खुश थे। फिर विंग ने कंटिन्यू करते हुए कहा, एंड मैं अपने पेरेंट्स को तो थैंक यू बोलना ही चाहूँगा जिन्होंने आज मुझे इस काबिल बनाया है। मेरे फादर ने हमेशा मुझे गाइड किया है, वो खुद एक बिजनेसमैन रहे हैं और उन्होंने हमेशा अच्छे कामों के लिए मुझे गाइड किया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए गाइड किया है। तो मैं प्राउड हूँ अपने फादर का बेटा कहलाने में। एंड एक एक प्रेजेंस जो भी मेरी लाइफ में कुछ दिनों पहले ही आए हैं, उसने भी मेरी लाइफ को स्पेशल बना दिया है। एंड वो प्रेजेंस है मेरे ओमेगा हस्बैंड, मेरे लेनवांग जी की। जब से वो मेरी लाइफ में आया है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ और ज़्यादा इजी गोइंग हो चुकी है। जब भी जब भी मैं उसे देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काम की सारी थकान, सारी टेंशन ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए मैं अपनी पूरी फैमिली को इस अवार्ड का श्रेय देना चाहूँगा, अपने सारे वर्कर्स को इस अवार्ड का श्रेय देना चाहूँगा। थैंक यू। ये बोलते उसने अपने उसको माइक को रखा और वो नीचे आ चुका था। और ये सुनते हुए मिस्टर मिसेस भी की आंखें नम थी और वांग जी खुद एक पल के लिए शौक था, जैसे उसका नाम सुनाई दिया कि विंग उसे भी मेंशन कर रहा है, क्योंकि वो तो अभी कुछ ही दिनों पहले विंग की लाइफ में आया है, तो वो तो क्या ही इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन विंग उस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस दे रहा था, वांग जी को इम्पोर्टेंस दे रहा था। ये चीज़ वांग जी के लिए लिटरली बहुत ज़्यादा थी। आज तक किसी ने उसे अपने काम के लिए श्रेय नहीं दिया, चेन्यू को छोड़कर। पर आज जब वो अपने हस्बैंड के काम आया है, किसी भी काम आया हो, और अपने हस्बैंड से ये सब सुनकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। जैसे ही विंग नीचे उतरा तो अब वो जो फॉर्मल पार्टी तो एंड हो चुकी थी, अब और भी बिजनेसमैन थे जो विंग को आकर कांग्रेचुलेशन विश कर रहे थे। एंड अब वो जो नॉर्मल पार्टी थी खाने की या फिर ड्रिंक्स की, ये पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। एंड विंग ने हमेशा की तरह वांग जी के हाथ को पकड़ रखा था। मिस्टर मिसेस भी बिजनेस पार्टनर से बातें कर रहे थे। और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो अपनी डॉटर्स को, अपने ओमेगा बेटों को विंग से इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे थे, लेकिन विंग वांग जी को एक पल के लिए भी अपने से अकेला नहीं छोड़ रहा था। उसने वांग जी के हाथ को टाइटली होल्ड कर रखा था और ये चीज़ें उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। लेकिन तभी एक लेडी जिसने हाई हील्स पहन रखी थी और उसने एक इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखी थी कि उस पार्टी में जैसे वो चार चांद लगा रही थी, वो अपनी उन हाई हील्स को टक टक करती हुई विंग का जो ग्रुप खड़ा हुआ था उसके पास आया। फिर उसने बिना किसी परमिशन के विंग को हक करते हुए कहा, शान कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे पता था कि आप ज़रूर जीतोगे और फाइनली आप जीत गए हो। एंड ये सब देखकर मिसेस वी को भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मिस्टर वी को भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। और वांग जी, जिसे पहली बार कुछ ऐसा फील हुआ जो कि शायद उसने आज तक कभी फील ही नहीं किया, और ना ही शायद उसने कभी सोचा होगा कि वो ऐसा कुछ फील करेगा, क्योंकि उसे जैसे ही वो लड़की आई थी तो विंग की जो हाथ था वो वांग जी के हाथ में से छूट गया था। वैसा नहीं था कि विंग ने उसे हक करने के लिए उस हाथ को छुड़ाया था, बस था कि विंग खुद शौक था कि अचानक कौन आया है, तो वो भी उस इंसान को बस दूर करना चाहता था, इसलिए उसने वांग जी के हाथ को छुड़ाया था। पर ये चीज़ वांग जी शायद बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसकी अचानक ही मुट्ठियाँ बिछ गई एंड उसे अजीब सी जेलसी अपने अंदर फील हो रही थी, जो कि वांग जी ने कभी नहीं सोचा था कि उसे होगी। उस लेडी ने विंग से अलग होते हुए कहा, गा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको पता है मैं बहुत खुश हूँ। एंड जब वो लेडी अलग हुई तो वांग ने उसके फेस को देखा। वो लेडी से ब्यूटीफुल लग रही थी, उसके वो लॉन्ग ब्लैक हेयर उसकी कमर पर लहरा रहे थे एंड उसका जो फेस था, मेकअप भी जैसे उसके फेस को कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। उन्हें देखकर वांग जी को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया था। विंग ने फिर सामने की तरफ देखते हुए कहा, यांगजी, तुम यहाँ, तुम तो जर्मनी गए थे ना पढ़ने के लिए, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सुनकर यांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है जब मुझे पता चला था कि आपका नाम टॉप 3 बिजनेसमैन में नॉमिनेट हुआ है, मैं कितनी खुश थी। और वैसे भी मेरी अब जो पढ़ाई है वो कंप्लीट हो चुकी है और वैसे मैं आने वाली थी, लेकिन जब मुझे इस बारे में पता चला, मेरे डैड से तुरंत कहा कि मेरे लिए तुरंत टिकट करवाए ताकि मैं चाइना आ सकूँ। आखिर मेरे बचपन के बेस्ट फ्रेंड मेरे शानगा को अवार्ड मिलने वाला है, मैं कैसे नहीं आती। और वैसे भी वो आपको अवार्ड मिला है तो
हम दोनों का साथ रहना तो बनता ही है। ये सुनकर विंग थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, क्या मतलब? तो वहाँ यांग ने हंसते हुए कहा, क्यों आपको नहीं पता कि मैं किसकी पढ़ाई करने गई थी? एंड वैसे भी मुझे अपनी फादर की कंपनी को संभालना है, और मैंने फादर को बोल दिया है कि अगर मैं इंटर्न बनकर किसी किसी से सीखूंगी वो सिर्फ मेरे शानगा से सीखूंगी, क्योंकि वही मुझे सिखाएंगे। एंड और मुझे किसी से नहीं सीखना। एंड पापा भी मान गए हैं। एंड अब कल से ही मैं आपकी कंपनी में एज ए इंटर्न ज्वाइन कर रही हूँ। एंड आई होप कि मेरे शानगा मुझे ज़रूर सिखाएंगे। ये सुनकर विंग ने एक बार वांग यांग जी की तरफ देखा, फिर वांग जी की तरफ देखा, जिसके फेशियल एक्सप्रेशंस को ज़्यादा अच्छे लग नहीं रहे थे। एंड विंग जो कि वांग जी के उन एक्सप्रेशंस को पढ़ना जानता था, तो वो समझ सकता था कि वांग जी को अच्छा नहीं लग रहा है यांग जी का यहाँ आना, या फिर या कहे कि वांग जी को जेलस फील हो रहा है। ये चीज़ विंग के लिए अच्छी थी कि वांग जी को उसको लेकर या फिर उसको किसी के साथ देखकर जेलस फील हो रहा है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को नाराज़ नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कहा, हाँ तो तुम आ जाना, कोई नहीं। वैसे भी वेनिंग है ना, वो तुम्हें ट्रेनिंग दे देगा, वो भी अच्छा है, वो तुम्हें समझा देगा। ये सुनकर यांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, पर गा आप क्यों नहीं समझा सकते? तो विंग ने कहा, यांग जी मेरी मीटिंग्स होती है, और अब मेरे घर पर जिम्मेदारी है, तो मेरा घर पर टाइम से आना और घर पर टाइम से जाना होता है, तो तुम्हें यूबिन समझा देगा। ये सुनकर यांग जी ने कहा, जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी? माँ और बाबा तो घर पर रहते हैं ना। इस पर अब मिसेस विन ने आगे आते हुए कहा, यांगजी समझने की कोशिश करो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि विंग की शादी हो चुकी है? ये सुनकर यांगजी ने कहा, शादी? इस बारे में मुझे नहीं पता था। तो मिसेस विन ने कहा, हाँ तुम्हारी नज़र तुम्हारी शानगा से हटेगी तो तुम्हें चारों तरफ कुछ दिखाई देगा ना। ये बोलते हुए मिसेस विन मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उनकी बातों में कोई सरकेज़म था, ये सब समझ पा रहे थे। मिसेस विन ने वांग जी को हल्का सा विंग के पास खींचा और कहा, ये लेनवांग जी है, विभूषण का हस्बैंड, और उनकी शादी महीनों पहले ही हुई है। तो आई होप कि अब तुम समझोगी कि तुम्हारी शानगा अकेले नहीं है, वो बिजी है, इसलिए उनका घर पर रहना और हम अपने हस्बैंड को टाइम देना ज़रूरी है। एंड वैसे भी यूबिन को भी विंग ने ही ट्रेंड किया है, तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो, भी तुम्हें अच्छे से ट्रेंड कर देगा। ये सुनकर यांगजी ने वांग जी की तरफ देखा। एंड जिस तरह से यांगजी उन दोनों को देख रही थी, पता नहीं क्यों पहली बार वांग जी ने अपने हाथों को बढ़ाया और उसने विंग की आर्म को होल्ड कर लिया, जैसे कपल होल्ड करता है वैसे उसने विंग के आर्म को होल्ड कर लिया। ये चीज़ तो विंग को ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में लड्डू फूट रहे, उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ रही थी। वो बहुत खुश था वांग जी की इस पॉजिटिवनेस से। एंड मिसेस विनर जब ये देखा तो उसके फेस पर भी एक स्माइल थी। तभी यांग जी ने ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए कहा, ओह मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था, मुझे डैड ने बताया नहीं। ये सुनकर मिस्टर वी ने कहा, यांग जी विंग इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसकी शादी हर न्यूज़ चैनल पर टेलीकास्ट हुई थी और तुम्हें पता नहीं है? तो यांग जी ने कहा, वो अंकल क्या है ना कि मैं जब जर्मनी में थी तो मैं पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, मैं ऐसे न्यूज़ चैनल पर ध्यान नहीं दिया करती थी। एंड जब दिया करती थी तो तभी जब शानगा से जुड़ी हुई कोई न्यूज़ आया करती थी, इसीलिए। बाय द वे कंग्रेचुलेशंस शानगा एंड वांग जी राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे तुम्हें कोई भी ऑकवर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं और शानगा बचपन से एक दूसरे के साथ हैं। हम दोनों बचपन से एक दूसरे के दोस्त थे, हम दोनों क्लासमेट्स भी थे, हम दोनों कॉलेजमेट्स भी थे। तो मैं बस शानगा को थोड़ा सा पर्सनली जानती हूँ, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हो हंस कर बोल रही थी, लेकिन किस तरह से बोल रही थी कहीं ना कहीं वांग जी समझ रहा था, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा कहा नहीं। तभी मिस्टर वी ने यांगजी की तरफ देखते हुए कहा, यांगजी तुम अभी भी आए हो, तुम पार्टी एंजॉय करो एंड हम लोग अभी चलते हैं। ये सुनकर यांगजी ने कहा, इतनी जल्दी? तो मिस्टर वी ने कहा, वो एक्चुअली वी को अवार्ड मिलने की खुशी में शाम को एक पार्टी थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें तुम भी इन्वाइटेड हो, तो हमें जाकर उसकी तैयारियाँ करनी है। थोड़े टाइम पहले निकल जाए तो अच्छा है, इसलिए हम जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। विंग वांग जी चलो हम चलते हैं। बोलते हो अब वो लोग वहाँ से जा चुके थे, लेकिन को था जिसे ये चारों बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। स्पेशली दो लोग जिनके हाथ बंधे हुए थे, वो लोग तो उस इंसान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। जब वो लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे, तो जो विंग और वांग जी कार का सन्नाटा था वो पहले से भी ज़्यादा था। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगा। जैसे ही फ़ोन रिंग किया तो वांग जी ने फ़ोन देखा तो चेन्यू का वीडियो कॉल आ रहा था। ये देखकर वांग जी थोड़ा शौक था, क्योंकि चेन्यू बहुत कम ही वीडियो कॉल करता है, वो नॉर्मली फ़ोन पर बात करता है, लेकिन वांग जी ने वीडियो कॉल रिसीव किया तो एक चहचहाती आवाज़ चेन्यू सुनाई दी, गा कॉन्ग्रेचुलेशंस।
मुझे आपको पता है मैंने पूरा वो शूट अभी मेरे सामने बेटा टीवी पे टेलीकास्ट देखा है। मुझे वैसे तो मुझे यकीन था कि मेरे ब्रदर इन लॉ ही जीतेंगे, मेरे जीजू से ज़्यादा बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी कांग्रेचुलेशन। क्या जीजू भी आपके साथ हैं? आप लोग घर जा रहे हो? जैसे ही मैंने देखा कि आप लोग अपनी कार में बैठ चुके हो, मैं तुरंत मैंने आपको कॉल कर दिया। विंग जी आवाज़ें सुन रहा था, वो भी वांग जी थोड़ा पास खिसका, क्योंकि वो फील कर पा रहा था कि उसका हस्बैंड उससे नाराज़ है। वांग जी वैसे तो एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन वो फील कर पा रहा था कि वांग जी से थोड़ा सा नाराज़ है, इसलिए वो भी थोड़ा सा क्लोज वांग जी के सरक गया। उसके बाद उसने भी वीडियो कॉल में शामिल होते हुए कहा, हाँ साले साहब, आप थैंक यू सो मच, मेरे लिए आपने इतनी मेहनत की। इस पर चेन्नई ने कहा, क्या जीजू आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वैसे बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सच में कितने प्यारे लग रहे थे वहाँ पर। एंड आपकी स्पीच, बाय गॉड, मेरे तो यहाँ तक आंखों में आंसू आ चुके थे। ये सुनकर विंग मुस्कुराया गया था। विंग ने कहा, चेन्यू शाम को हम पार्टी थ्रो कर रहे हैं, तो माँ और बाबा को बता देना, साथ ही तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर भी आ सकते हो। ये सुनकर चेन्यू ने कहा, ओह कोई बात नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा, वैसे भी गासे मिले हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो मैं गासे भी मिल लूँगा, ओके। इस पर विंग ने कहा, शाम को जल्दी ही आ जाना। इस पर चेन्यू ने बस नोट किया। फिर चेन्यू ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, गा वैसे आप लग बहुत प्रिट लग रहे हो आज, शाम को मैं जल्दी ही आ जाऊँगा, फिर हम बातें करेंगे, बाय बाय। मुझे पुलिस स्टेशन से जल्दी निकलना होगा ताकि मैं जल्दी से आपके पास पहुंच सकूं, चल बाय बाय। ये बोलते उसने अपना फ़ोन कट कर दिया था। एंड अब वो लोग बैठे हुए थे। वो जो ब्राइड थी वो तो ऐसे ही बिखरी थी, वांग जी विंग से बात नहीं कर रहा था, तक विंग की तरफ देख तक नहीं रहा था। जब वो लोग घर पर पहुंचे तो वो लिविंग रूम में थे। मिस्टर वी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, आशान, वांग जी तुम दोनों जाकर आराम करो, तब तक मैं पार्टी की डेकोरेशन करवा देता हूँ। इस पर वांग जी ने कहा, पर डैड आप थक गए होंगे, आप जाकर आराम कीजिए, मैं करवा दूंगा। तभी मिस्टर वी ने कहा, वांग जी तुम्हें पता नहीं है, तुम जब पार्टी स्टार्ट हो जाएगी तो तुम्हें 3 से 4 घंटे खड़े रहना पड़ेगा, तुम थक जाओगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम 2-3 घंटे भी आराम कर लो। वैसे भी मैं कौन सा खुद अपने हाथ से करने वाला हूँ, मैं तो इन लोगों को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि कैसे क्या करना है। तुम्हारी माँ है ना मेरे मदद करने के लिए, तुम दोनों जाओ और आराम करो। इस पर वांग जी ने नोट किया और वींग ने भी कहा, बाबा पर मैं कर दूंगा ना। मिस्टर वी ने कहा, हो तुम्हें बिजनेसमैन का अवार्ड मिल गया है तो क्या तुम अपने बाबा की बात नहीं मानोगे? स्टेज पर तो बहुत कह रहे थे कि मैंने अपने फादर की एडवाइस मानी है। इस पर वींग ने कहा, बाबा। तो मिस्टर वी ने कहा, आशान जाओ और आराम करो, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि पार्टीज कैसी होती हैं, तुम्हें शांत मूड से वो सब हैंडल करना है, तो जाओ तुम दोनों आराम करो। इस पर वांग जी और विंग ने नोट किया और वो दोनों रूम में जा चुके थे। जब फ्रेशन होकर वो वांग जी बेड पर बैठा हुआ तो उसने अपनी उस नोवेल को खोल लिया था। तभी विंग देख सकता था कि वांग जी भी नाराज है, तो वो उसके पास आया। उसने कहा, वांग जी क्या हुआ, क्या तुम नाराज हो? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्यों नाराज होऊंगा? तो वुशियान ने कहा, यांगसी ने जैसा कहा वो मेरे बचपन की दोस्त हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में वैसा कुछ नहीं है जब तुम सोच रहे हो। वो बस मेरी दोस्त है। एक्चुअली मेरे फादर एंड यांगसी के फादर मिस्टर येंग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उसी से हम दोनों भी दोस्त बन गए थे। लेकिन मैंने उसे बस एक दोस्त की नज़र से देखा है, इससे ज़्यादा मेरे मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हारा ही है। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा, उसके पूरे एयर से रेड हो चुके थे। वांग जी ने कहा, पर मैं तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रहा था। विंग ने कहा, वैसे तुम झूठ नहीं बोल सकते और तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए पॉजिटिव हो रहा है। तो इस पर वांगी ने विंग की तरफ देखा घूर कर, पर वो लग तो विंग को चाहता तो डराना था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई क्यूट किटन जिसको परेशान कर दिया गया वो घूर कर देख रही हो। और ये देखकर विंग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तभी विंग ने को तो कंट्रोल करते हुए कहा, बाय द वे क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और विंग के फेस के सीरियसनेस देखते हुए उसने भी नोट किया। विंग ने कहा, वो एक्चुअली तुम्हारे चेन्यू का जो बॉयफ्रेंड है गोवी, वो वो दोनों मिले कैसे? क्योंकि चेन्यू का एंड उन दोनों का प्रोफेशन तो बहुत अलग अलग है। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वो एक्चुअली जब चेन्यू शुरू में उसने फोर्स ज्वाइन की थी तो एक मिशन के दौरान उसको चोट लग गई थी एंड उसका ट्रीटमेंट करने के लिए वो वहीं गया था जहाँ गोवे काम करता है। उनका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वहीं पर ही हुआ। उसके बाद उन्होंने बातें हुई और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर विंग ने कहा, वो बहुत इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है एक डॉक्टर एंड पुलिस ऑफिसर की।
वैसे गोवी के पेरेंट्स, ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स हैं शायद, हाँ होंगे, मैंने चेन्नई से सुना था, शायद है उसके पेरेंट्स। ये सुनकर विंग ने कहा, ओह पता नहीं क्यों पर विंग को गोवी से थोड़ा अजीब सा कनेक्शन फील होता है। ऐसा नहीं डियरली या फिर लव्ड कनेक्शन होता है, लेकिन वो कपल टाइप लव नहीं, एक ब्रदरली लव उसे गोवी के लिए फील होता है। एंड उसे खुद नहीं समझ रहा है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसे फील होता है। इसी चीज़ की खोजने की कोशिश कर रहा है कि आखिर चक्कर क्या है, क्योंकि उस दिन जब वो शादी में आया था तो विंग को गोवी के जो फेरामोन्स थे ओमेगा फेरामोन्स उसे बहुत जाने पहचाने लगते थे। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे फेरामोन्स जाने पहचाने लगते क्यों थे। इसलिए तब से उसने गोवी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था। लेकिन ऐसे जो उसके गोवी के बारे में इस चीज़ के अलावा कि वो एक बहुत अच्छा सर्जन है एंड उसके पेरेंट्स का नाम भी था उसमें, लेकिन जो वो चाहता था वो उसे नहीं मिला, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा वो करना चाहता था। उन दोनों ने वहाँ बैठकर लगभग 2 से 3 घंटे तक आराम किया और जब पार्टी शुरू हुई तो दोनों नीचे आ चुके थे अपने अपने ड्रेस में, जो कि पहले से ऑर्डर की जा चुकी थी। एंड जब वो नीचे आए तब तक तो चेन्यू और गू भी आ चुके थे। एंड वो दोनों एक दूसरे से मिले तो गेस्ट भी आने लगे थे। तो विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ रखा था एंड वो उन लोगों से बातें कर रहा था। बिजनेस पार्टनर जो उसके पास आ रहे थे उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस विश कर रहे थे, उन सबसे बातें कर रहा था। लेकिन ऐसे ही बातें करते करते विंग का जो हाथ है वो वांग जी के हाथ से छूट गया, क्योंकि एंड वांग जी भी अब थोड़ी इधर आ चुका था क्योंकि उसे प्यास लग रही थी, उसे पानी पीना था। तो वो एक टेबल पर आया एंड उस टेबल से उठाकर पानी जब वो पीने लगा तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर वांग जी ने उस तरफ देखा तो सामने वाले इंसान ने हंसते हुए कहा, ओह मेरा नाम मिस्टर शो मिन है, मैं तुम्हारे हस्बैंड का एक बिजनेस पार्टनर हूँ, पर मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हें ऐसे देख कर, तुम्हारा हस्बैंड उन लोगों के साथ बातें कर रहा है, उसने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। ये सुनकर वांग जी ने उस इंसान की तरफ देखा, जिस तरह से वो इंसान वांग जी को देख रहा था ये चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए वांग जी उसे बस इग्नोर करना चाह रहा था, इसलिए वहाँ से घूम गया। लेकिन तभी उस इंसान ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम यहाँ से जा कैसे सकते हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, तुम्हारा हस्बैंड ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें इंटरटेन कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। अब वो जो दोनों है जहाँ जिस साइड टेबलें रखी हुई थी वहाँ थोड़ा सा अंधेरा था एंड यहाँ लोग भी कम ही थे, क्योंकि सभी लोग अभी भी विंग आया था तो वही थे एंड उसी को कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे थे। कुछ लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, यहाँ पर लोग कम थे। और वांग जी ने जिस हाथ में ग्लास पकड़ रखा था उसकी पकड़ उस ग्लास में बहुत टाइट हो रही थी और इस इंसान की बातें सुनकर तो वो और ज़्यादा डिस्गस्ट फील कर रहा था। उस इंसान ने वांग जी को एक झटके के साथ घुमाया, जिस वजह से वांग जी के हाथ में जो पानी का ग्लास था वो पानी का ग्लास उस इंसान के ऊपर चला गया और उसका सूट खराब हो गया। ये देखकर वांग जी डर गया, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, अगर कोई तमाशा हो गया तो विंग की जो रेपुटेशन है वो शायद खतरे में आ जाएगी और विंग को गुस्सा ना आ जाए कि वांग जी यहाँ पर कर क्या रहा था। वांग जी के हाथ से इस डर के मारे वो ग्लास छूट गया। जैसे वो ग्लास छूटा सबकी नज़र वहाँ पर चली गई थी। ऑफकोर्स विंग भी जो बातें कर रहा था उसकी नज़र भी वांग जी पर गई थी और ये देखकर वो चौंक गया, क्योंकि जिस इंसान के साथ वो खड़ा हुआ था उस इंसान को विंग को ज़्यादा पसंद करता नहीं है, क्योंकि उस इंसान का बिहेवियर ओमेगाओं के साथ कैसा है वो बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो वांग जी को साथ रख रहा था। लेकिन कब वांग जी का हाथ छूट गया उसे रियलाइज़ ही नहीं हुआ और तुरंत जैसे उसने ये आवाज़ें सुनी वो तुरंत वांग जी के पास दौड़ कर आया। उसके साथ चेन्यू एंड गोवी भी वहाँ पर आ चुके थे। विंग ने वांग जी को कंधों से थामते हुए कहा, वांग जी क्या हुआ है। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा, वो मना करने वाला था क्योंकि उसका पूरा शरीर काँप रहा था। उसने कहा, कुछ नहीं हुआ, मेरी गलती है, इनके ऊपर गलती से पानी हो गया। सुनकर विंग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम काँप क्यों रहे हो। एंड उसने फिर शुमिन की तरफ देखा और कहा, शुमिन अपने हस्बैंड की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, शायद जल्दबाजी में हो गया होगा, तो प्लीज़ डोंट माइंड। ये सुनकर मिस्टर शुमिन ने वांग जी की तरफ देखा, जो इसने पहली बार को ऐसा मौका था जो उसे मना कर रहा था और ये चीज़ उसे बहुत गुस्सा दिला रही थी, जिसे वांग जी के अकड़ को तोड़ना था। इसलिए उसने विंग की तरफ देखा और कहा थोड़ा ऊंची आवाज़ में जिससे सब लोग सुन सके, उसने कहा, मिस्टर वी, लगता है आपका ओमेगा आपके कंट्रोल में नहीं है या फिर आप अपने ओमेगा को खुश नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो किसी और लोगों को खुद को खुश करने के लिए ढूंढ रहा है। ये सुनकर विंग ने कहा, मिस्टर शुमिन अपनी ज़बान पर लगाम दीजिए। इस पर मिस्टर शुमिन ने कहा, मैं अपनी ज़बान पर लगाम दूँ, आप
आपके हस्बैंड से पूछिए इसने क्या किया है, और आपसे इससे पूछिए क्या ये पानी उसी तरह गिरा है जैसे ये बोल रहा है। एंड अगर पानी गिरा भी होता तो ये मुझसे माफ़ी क्यों नहीं मांग रहा है, ये इतना बड़ा सीन क्यों क्रिएट कर रहा है, गलती इसकी है, इसने मेरे इतने एक्सपेंसिव सूट पर पानी डाला है, तो आप अपने हस्बैंड से मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कही है। जैसे ही विंग ने ये सुना और चेनी ने सुना, उसने संजना की तरफ देखते हुए कहा, मेरा भाई माफ़ी नहीं मांगेगा, और मैं अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो क्या है और क्या नहीं। हमारे भाई को जज करने के लिए हमें तुम जैसे इंसानों की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सुमिन को और तक गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो तो चाह रहा था कि ये सभी लोग वांग जी पर गुस्सा करें, उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए, लेकिन यहाँ तो ये सब लोग उसी पर गुस्सा कर रहे थे। एंड तभी सुमिन ने कहा, और तुम कौन होते हो सब बोलने वाले, भाई से पूछो वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हें पता भी हो मेरे पास अगर क्या बोला था कि उसका हस्बैंड उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो कोई और हो जो उस पर ध्यान दे, और ये बातें मेरे पास आकर बोल रहा था। जिसे ही चेनी ने ये सुना उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी विंग आ गया और एक जोरदार पंच सुमिन के मुंह पर लगा था। उसने उसकी कॉलर को हेल्ड करते हुए कहा, डोंट यू डेयर टू से अ वर्ड अबाउट माई हस्बैंड, ही इज़ माई हस्बैंड एंड आई नो हु ही वाज। वो क्या है वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके लिए मुझे किसी बाहर वाले का ओपिनियन की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया तुम्हें? एंड तुम कैसे हो वो सभी लोग जानते हैं, और मैं तुम्हारा कच्चा छटा यहाँ पर एक्सप्लोर ना करूँ उसके लिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना भी धक्के मार कर तुम्हें गार्ड से यहाँ से बाहर निकलवाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड से ऐसे बात करने की। ये सुनकर सुमी ने विंग की तरफ देखा शॉक्ड में, क्योंकि वो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। उनका जो बिजनेस है बहुत सारों से वो पार्टनर्स हैं, लेकिन विंग वांग जी पर भरोसा कर रहा था। वही वांग जी खुद ओवरवेलम था ये सुनकर कि विंग उसकी साइड ले रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसने एक नाइटमेयर देखा था उसमें विंग ने उसकी साइड बिल्कुल नहीं ली थी। यहाँ तक कि विंग अग्रेसिव हो गया था, टॉक्सिक हो गया था, उस पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन यहाँ विंग उसकी साइड ले रहा है। तो ये वांग जी के लिए अनबिलीवेबल था, लेकिन वो थोड़ा खुश भी था कि विंग उसके लिए स्टैंड ले रहा है। तभी सुमी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया है विभूषण, तुमने भरी महफिल में मेरे ऊपर हाथ उठाया है, तो तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तुम्हें बहुत घमंड हो गया लगता है, तुम्हें जो बिजनेसमैन अवार्ड मिला है, लेकिन ये सब मेरी पार्टनरशिप की वजह से है। मैं भी देखता हूँ कि जब एक बार मेरी पार्टनरशिप जाती है तो तुम कैसे इस घमंड को एक साथ रखते हो। ये बोलते हुए वो वहाँ से गुस्से में चला गया था। एंड वहीं विंग ने उन सब की तरफ देखा जो इस तमाशे को देख रहे थे। विंग ने हाउसवान को बुलाते हुए कहा, हाउसवान, यहाँ की एक भी बात या फिर एक भी वीडियो बाहर नहीं जाना चाहिए, इसका जिम्मेदारी तुम्हारी है। और इस पर हाउसवान ने बस नोट करते हुए कहा, डोंट वरी बॉस, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, लंजा मेरे साथ चलो। ये बोलते उसने वो वांग जी को अपने रूम में ले गया था। एंड दूसरी तरफ चेन्यू को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गुबी उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। चेन्यू का ऐसा मन कर रहा था कि उस इंसान का मुंह तोड़ दे, लेकिन गुबी उसको शांत करे हुए खड़ा था। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। लिटरली मैंने नहीं सोचा था कि पार्ट इतना बड़ा हो जाएगा। एंड आपको शुरुआत का ट्विस्ट कैसा लगा, सरप्राइज कैसा लगा? अब आप सोच रहे होंगे कि दी आपने क्या कर दिया है, ये ट्विस्ट आप कैसे ला सकते हो? पहले तो आपने टॉक्सिक स्टोरी दिखा दी और अब पूरा ही सीन चेंज कर दिया है। तो ये जो स्टोरी उसका एंड में दिखाऊंगी आपको, एंड में बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो अब तक जो भी आपने सुना है प्लीज़ उस पर कमेंट ज़रूर करना। एंड हाँ, मैं अब पुराने स्टोरीज़ को कंप्लीट करने के बारे में सोच रही हूँ। अब सोच रही हूँ मैं करूँगी। मैंने प्लीज़ मम्मी को लगभग आधा रिकॉर्ड कर लिया है। अब आपको मुझे ये बताना है कि आपको फेटेड मेट्स पहले चाहिए या फिर आपको इन द एंड विनर इज़ लव पहले चाहिए, या फिर पेनफुल लव का एपिलॉग आपको पहले चाहिए। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड ये एफ आपको कैसे लगा उसके लिए भी कमेंट करना। मैं इसको कल भी लाने की कोशिश करूँगी, परसों भी लाने की कोशिश करूँगी। 3 दिन में तो ख़त्म हो ही जाएगा। गाइस, मैं भी अपने करियर के लिए कुछ करने के बारे में सोच रही हूँ। ये आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं क्या करने की सोच रही हूँ। प्लीज़ प्रे करना कि वो काम ज़रूर पूरा हो जाए, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी लाइफ में एक नया स्टेप रखने जा रही हूँ। प्लीज़ मुझे अपना ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि क्या मैं सही कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, क्योंकि ठंड पड़ने लगी है, तो अपना ख्याल रखना। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट ज़रूर करना अपने थॉट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।